नेता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। मीटिंग के साथ इनकी कटिंग चाय चलती रही क्योंकि उस्मान भाई की डेयरी चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी, जिसमें हम हफ्ते भर की अहम सियासी सुर्खियों के बारे में बात करते हैं। आज के विषयों पर बात करेंगे, आपको बताएंगे। सबसे पहले प्रणाम पाती कर लें, गणेश चतुर्थी आ रही है। हमारे महाराष्ट्र के बुजुर्ग हमारे लिए मोदक भिजवाने वाले हैं। राजदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। गणपति बप्पा मोरया, गणेश चतुर्थी का शुभेच्छा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़ते हैं नेता नगरी की शुरुआत की तरफ। सबसे पहले सुर्खियां। नेता नगरी में आज बात करेंगे विस्तार से बिहार के विधानसभा चुनाव के नए बनते समीकरणों के बारे में। कब चुनाव संभावित है, कौन से नेता पाला बदल रहे हैं, दलित राजनीति का क्या, भाजपा जेडीयू एलजेपी के बीच सीटों का बंटवारा और क्यों आरजेडी के नेतृत्व को लेकर उस गठबंधन के भीतर से ही सवाल उठ रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत के मसले की। उसका बिहार एंगल क्या है, पॉलिटिकल एंगल क्या है और महाराष्ट्र में किस तरह की राजनीति हो रही है। फिर बात करेंगे हम फेसबुक को लेकर जो पूरी बहस चल रही है कि फेसबुक किस तरह के दबावों में रहा और क्या किया जाना चाहिए। और आखिरी में बात करेंगे हम कि सुप्रीम कोर्ट में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को लेकर बहस चल रही है उसके क्या निष्कर्ष हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल स्क्रूटनी, जुडिशियल करप्शन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन सब को लेकर नागरिकों को दिलचस्पी रखनी चाहिए, डरना चाहिए, या एक स्वस्थ आदर्श लोकतंत्र में खुलकर निर्भीक होकर बिना किसी का अपमान किए और तथ्यों से परे ना जाते हुए आलोचना का स्वर मुखर रहना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। नेता नगरी की पहली और दूसरी सुर्खी की एक धुरी है। ये धुरी है बिहार और इस विषय पर, यानी कि बिहार की सियासत, बिहार के आसन्न विधानसभा चुनाव, उन चुनावों को देखते हुए पॉलिटिकल मैनूवरिंग। और दूसरी धुरी जो है वो है सुशांत सिंह राजपूत का मामला, जो एक चरण जिसका क्लोज हो गया है, अब मामला सीबीआई के पास पहुंच गया है और उस पर भी चूंकि खूब सियासत हुई तो उस पर बात करेंगे। और ये बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बिहार से इंडियन एक्सप्रेस से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार संतोष जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका, संतोष कुमार सिंह जी। थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि अलग अलग सूत्रों के हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि चुनाव एक की अधिसूचना सितंबर के बजाय हो सकता है अक्टूबर में आए, और दूसरी इस तरह की खबरें आ रही कि जो पहले 5-7 चरणों में चुनाव होते थे, हो सकता है इस बार 1 या 2 फेज में ही चुनाव करवा लिए जाएं। आपके पास भी कुछ जानकारी है? मुझे लगता है कि अक्टूबर के लास्ट वीक में ही चुनाव हो जाएगा। अक्टूबर लास्ट वीक, नवंबर फर्स्ट वीक, मैक्सिमम 2 फेज, मेरी जो सूचना है। छठ से पहले हो जाएगा। हाँ, इन्होंने 33,700 कुछ बूथ, नए बूथ क्रिएट किए हैं। 77,000 इनके पास ऑलरेडी हैं, तो ऑलमोस्ट 35% एक्स्ट्रा बूथ फॉर सोशल डिस्टेंसिंग। और जो भी गतिविधि अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हो रहा है उससे कोई ऐसा कुछ संकेत नहीं लग रहा है कि चुनाव पोस्टपोन होगा। एकदम समय पर होगा। वो सिर्फ कोविड के हल्का सा फ्लैटन होने का इंतजार कर रहे थे, जो कि पॉजिटिविटी रेट अभी कमा है। मतलब अगस्त में एज कम्पेयर टू जुलाई, अगर जो जुलाई का कंपैरिजन था, एवरेज था 12.8% था पॉजिटिविटी रेट। आपका सबसे टेस्ट उसमें कम था। अब तो टेस्ट भी बहुत ज्यादा हो गया, 1 लाख से ज्यादा टेस्ट पर डे हो रहे हैं। और अभी तक जो 18-19 दिन का पॉजिटिविटी रेट का जो परसेंटेज है वो 4.3 है। तो ये संकेत अच्छा है और ये वेट कर रहे हैं थोड़ा सा और ये फ्लैटन हो जाए। तो हमको लगता है कि मिड सितंबर तक यू कैन एक्सपेक्ट कि वो नोटिफिकेशन का वो आ जाएगा। जी राजदीप, आपको जोड़ना चाह रहे थे? नहीं, मैं यही कहना चाहता था, जब मैंने सुना कि संतोष जी कह रहे थे कर्व फ्लैटन हो रही है। देखिए, ये बिहार और कुछ अन्य राज्यों में एक प्रॉब्लम है, ये जो टेस्टिंग का मसला है। टेस्टिंग के संख्या बड़ी है, लेकिन सवाल ये है कि इसमें से कितने जो टेस्ट हो रहे हैं कोविड के एंटीजन टेस्ट है और कितने आरटीपीसीआर है। जो आरटीपीसीआर है उनमें विश्वास रखा जाता है, लेकिन बिहार जैसे राज्य में ज्यादा जो टेस्टिंग हो रही है वो एंटीजन टेस्टिंग हो रही है, जिस पर आप विश्वास नहीं रख सकते।
असलियत ये है कि ये छुपाया जा रहा है ताकि दुनिया के सामने असलियत ना आए। राजदीप जी, कांग्रेस भी यही इल्जाम लगा रही है कि डेटा मैनिपुलेट किया जा रहा है। बिल्कुल मैनिपुलेट किया जा रहा है कई राज्यों में। हम लोग ये जान नहीं पा रहे हैं कि इस तरह के टेस्टिंग से हम असलियत तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये केवल बिहार की समस्या नहीं, कई राज्यों में, क्योंकि बिहार में चुनाव है, इसके ये समस्या और गंभीर हो जाती है कि जब हम फ्लैटनिंग ऑफ द कर्व, जो संतोष सिंह जी ने कहा। संतोष जी, आप तमाम नेताओं से बात करते होंगे, इससे पहले कि हम नेताओं की पाला बदली पर आए, पॉलिटिकल वर्कर्स और नेता, उनकी क्या कोई चिंताएं हैं कि हम कोविड के दौर में कैसे करेंगे, या जैसा सड़कों पर हमें मैं कहूंगा लापरवाही का आलम दिखता है, एज इफ नोबडी केयर्स, मतलब नाम के लिए गले में मास्क लटका हुआ है, स्पेशली रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में। तो आपको कुछ पॉलिटिकल क्लास में ऐसा लग रहा है टर्निंग की नहीं नहीं कैसे करेंगे, या क्या डायरेक्टिव आएंगे चुनाव आयोग के, इसको लेकर कुछ शंकाएं हो उनके मन में? एकदम शंका है, मतलब रूलिंग पार्टी और जो अपोजिशन इसमें पूरी तरह से बटा हुआ है। आप जानते हैं कि तेजस्वी ने भी लिखा, और इवन रूलिंग पार्टी के कैंप से चिराग भी मना कर रहे हैं, कांग्रेस ही मना कर रहा है। कांग्रेस तो यहाँ तक कह रहा है कि आप कोविड का एक्सपेरिमेंट बिहार को क्यों बनाना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगा, राजदीप जो बता रहे थे एंटीजन टेस्ट के बारे में, एकदम सही है। बिहार में 10% ही RT-PCR हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि एसिम्प्टोमेटिक केस एंटीजन में नहीं आता है। अगर आपको सिम्टम्स है तभी आपको आएगा, उसके बाद आपको सिम्टम है, आप निगेटिव आ गए तो आपको RT-PCR कराना पड़ेगा। लेकिन इनको फास्ट कराना था और इनको एक नंबर दिखाना है कि हाँ अब हम स्क्रीन आउट कर रहे हैं पॉपुलेशन को, बड़ा पॉपुलेशन है, विलेज लेवल। अब एक ही पॉजिटिव बात ये हुई है कि विलेज लेवल तक टेस्टिंग हो रही है, जो कि टेस्टिंग पहले नहीं हो रही थी। मैं जब गाँवों में से बात करता हूँ तो गाँव के लोग भी बोलते हैं कि हाँ 50 लोगों ने करवाया, 100 लोगों ने करवाया। ये चीजें हो रही है, लेकिन बट अगेन आई वुड एड कि ये 50-50% अगर होता ना तो वो एक अच्छा फिगर होता। आई एम नॉट सेइंग कि एंटीजन नहीं होना चाहिए, सिम्टम्स है आप में तो वो आएगा, नहीं सिम्टम है तो वो एक साइंटिफिक बात है, वो आपको नहीं कैच कर पाएगा। तो हाँ, पॉलिटिकल क्लास की जो आप बात कर रहे हैं वो डिवाइडेड है, वो नहीं चाहते हैं कि थोड़ा सा अगर पोस्टपोन हो भी जाएगा, जनवरी फरवरी में हो जाएगा तो क्या होगा। रूलिंग पार्टी का कहना है कि क्या श्योरिटी है कि ये कितना केस कमेगा नहीं कमेगा, तो इन दोनों के बीच में चला रहा है। तो इसमें चुनाव आयोग को कॉल लेना पड़ेगा इसमें फाइनली, लेकिन उनकी जो तैयारी चल रही है उससे मुझको कोई संकेत नहीं लग रहा है कि पोस्टपोन होगा। बिहार से अगर हम राजनीतिक सुर्खियों की बात करें तो पिछले हफ्ते, मतलब ये जो पूरा हफ्ता बीता है, इसकी शुरुआत से ही कई नेताओं का जिक्र आया पाला बदलने के संदर्भ में। इसमें मैं 3 नेताओं को पॉइंट आउट करना चाहूंगा। एक श्याम रजक, जो सबसे पहले चंद्रशेखर के चेले थे, जनता दल में आए, लालू की कैबिनेट में मिनिस्टर रहे, फिर 2010 में वो जेडीयू के पाले में चले जाते हैं, मंत्री रहते हैं, अखिल भारतीय धोबी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जेडीयू कैंप का एक बड़ा दलित चेहरा माने जाते थे। वो शिफ्ट हुए आरजेडी की तरफ। उसके बाद जिक्र आता है जीतन राम मांझी ने गुरुवार के दिन यानी 20 अगस्त को अपनी कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग की और ये मसला उठाया कि साहब समन्वय समिति की बैठक नहीं हुई यूपीए में, वो दिल्ली मिलने आए सोनिया गांधी राहुल गांधी से, उनकी मुलाकात नहीं हुई और दूसरे नेताओं से मुलाकात हो गई। ये तय नहीं हो पाया कि गठबंधन का नेता क्या होगा, कार्यक्रम क्या होगा। तेजस्वी लगातार खुद को असर्ट कर रहे हैं, तो ये खबरें चल रही कि अब वो वापस जेडीयू के पाले में जा सकते हैं। लगातार वो नीतीश की तारीफ कर रहे हैं। तीसरी खबर चली कि अचानक से चिराग पासवान का पटना दौरा होता है, एक सुरगा सा छूटता है कि साहब हो सकता है कि वो समर्थन वापसी का ऐलान कर दें, लेकिन चिराग कहते हैं कि हमारा सरकार से विरोध नहीं, हम तो जनता की आवाज उठा रहे हैं। लेकिन बयानबाजी चलती रहती है। लल्लन सिंह कहते हैं कि ये कालिदास हैं, डाल काट रहे हैं। नीतीश भी 15 अगस्त को जो तंज कसते हैं वो पार्ट तेजस्वी और लालू पे है और पार्ट चिराग पर है कि कुछ लोग घर पे बैठे बैठे ट्वीट करते रहते हैं और फैशन बन गया है ये, और इसको उन्होंने एक टर्म दिया मूर्खतापूर्ण आलोचना। तो हम नीतीश पर आएंगे, लेकिन पहले मैं दलित पॉलिटिक्स पे बात करना चाहता हूँ। उदय नारायण चौधरी गए, श्याम रजक गए जेडीयू कैंप से, चिराग अपना मोर्चा खोले हैं, जीतन राम वापस आ रहे हैं। संतोष जी, आप इस पूरे मैट्रिक्स को कैसे देखते हैं? देखिए, आपने श्याम रजक की बात कही, ठीक है। वो एक श्याम रजक एक जानते थे कि एक राम और श्याम की जोड़ी मशहूर थी, राम कृपाल यादव और श्याम रजक जी, श्याम रजक की दोनों एक 10-14 के बीच में अगर आप देखेंगे तो ये एक प्रेस मैनेजमेंट देखते थे, एक ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल जनरल सेक्रेटरी थे। दोनों महत्वपूर्ण भूमिका थी, या कोई नहीं सोच सकता था कि श्याम रजक पार्टी छोड़ सकता है।
लेकिन 10 में उन्होंने छोड़ा और उसके बाद उनको पद भी दिया गया, ऑर्गेनाइजेशन भी पद गया, नेशनल जनरल सेक्रेटरी तक बने। लेकिन वो जेडीयू के दलित फेस नहीं बन पाए। उनकी उनकी चिंता ये थी कि हम एक फेस बन जाएं, लेकिन नहीं बन पाया। कि उस टाइम में आप देखिए, आप विडंबना देखिए कि उस समय उनके प्रतिद्वंदी उदय नारायण चौधरी थे, 2 बार के असेंबली के स्पीकर रहे उस समय थे। अब जब वापस आए हैं तो उदय नारायण चौधरी वो दोनों फिर से सेम कैंप में है, सेम कैंप में आ गए, आरजेडी में। वो पहले से पहले आ चुके थे। श्याम रजक अभी आए। अभी आप देखते हैं कि जब आरजेडी और जेडीयू की सरकार चल रही थी तो उसमें मंत्री नहीं बन पाए थे। कहा जाता है कि लालू जी ने कहा था कि भाई इसको मंत्री नहीं बनाना है। तो कहते हैं ना अंग्रेजी में कूलिंग हिल्स, लंबे समय तक था। तो लास्ट में जितने भी डिसग्रंटल्ड एलिमेंट थे, जो छूटे हुए लोग थे, उसमें इनको लास्ट एक्सपेंशन में बनाया गया। 7-8 लोग सबको बनाया गया, तो श्याम रजक को भी एकोमोडेट किया गया। लेकिन उनको लग रहा था कि अभी जो बात चल रही थी किसी एक ब्यूरोक्रेट के ट्रांसफर को लेकर के मामला फंस गया था। श्याम रजक चाह रहे थे, सरकार नहीं चाह रही थी कि ये हो, और ये अपने आप को पूरी तरह से असर्ट नहीं कर पा रहे थे। तो उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सफोकेशन था, तो निकल के आए। तो ये श्याम रजक की बात है। लेकिन अब मैं श्याम रजक का कोई पैन बिहार चेहरा मैंने इमर्ज होते हुए कभी नहीं देखा लास्ट 10 ईयर्स में कि वो ऐसी एक्सेप्टेबिलिटी है। ठीक है, फुलवारी शरीफ के नेता हैं, बड़े नेता हैं पटना के लेवल पर, लेकिन वो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं। उन्होंने मतलब जमुई से चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो उस तरह से नहीं बना पाए। अब आप आते हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी ने अब टेस्टेड, ट्राइड एंड फेल्ड, सब कुछ प्रयास किया। आप 1.5-2% से ज्यादा बढ़ नहीं पाए। आप आरजेडी की शिकायत यही है कि आप हमारा वोट तो ले लेते हैं, अपना कन्वर्ट नहीं करा पाते हैं। सबसे है, नॉट जस्ट कि उनसे है, लोजपा से यही था। और क्या कहते हैं, जो उनकी जो पार्टी थी, जो वीआईपी की मल्लाह की पार्टी, उनसे भी यही शिकायत रही है। मुकेश सहनी की जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उनसे यही शिकायत रही थी कि आप उसको, आपकी कन्वर्टिबिलिटी रेट जो है बहुत पुअर है। तो इनका क्या है कि जीतन राम मांझी, इन्होंने अब एनडीए में, उस बार देखिए बीजेपी की तरफ से चैनल से एनडीए में थे, इस बार फिर से एनडीए में, इस बार जेडीयू के चैनल से जा रहे हैं। तो जेडीयू का दबाव ये है कि आप मर्ज करो। इनका कहना है कि नहीं, हम इंडिपेंडेंट पार्टी के रूप में लड़ेंगे। इनका कुछ इलेक्शन सिंबल का भी मामला फंसा हुआ है कुछ। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि हमको 15-20 सीट मिले, लास्ट बार जैसे मिला था, लेकिन हमको इस बार नहीं होने वाला है। और लास्ट तक, मुझे कल परसों तक की बात है कि कांग्रेस से, आपने इशारा भी किया, कांग्रेस से इनकी बातचीत होती रही। उन्होंने लास्ट अटेम्प्ट तक कोशिश की कि वो हो, लेकिन अब लगता है कि इनके पास, जेडीयू के पास जाने का कोई विकल्प नहीं है। और जेडीयू को भी लग रहा है कि चलिए अब श्याम रजक गया तो एक दलित फेस हमारे पास। तो दलित पॉलिटिक्स का देखिए, मैं एक जोड़ना चाहूंगा, चिराग पासवान के लिए एक आइडियल समय है कि आप इमर्ज करो, कुछ डेयर करो, कंफर्ट जोन की पॉलिटिक्स से बाहर आओ, ताकि दिखाओ कि आप कुछ कर सकते हो। लॉट ऑफ चर्निंग, इधर से उधर जा रहे हैं, कोई नहीं है। आप यूथ हो, 37 के हो, कुछ करो। लेकिन वही हमको लगता है कि रामविलास पासवान जैसे कि नेशनल पॉलिटिक्स, कंफर्ट जोन की पॉलिटिक्स की, तो वही पॉलिटिक्स में फंसे हुए हैं। थोड़ी सी पोस्टरिंग होती है तो पिताजी वहां से तुरंत कह देते हैं कि नरेंद्र मोदी हमारे नेता हैं, उसको रोल बैक करते हैं, तुरंत ये बोलते हैं, रोल बैक करते हैं। तो मैं वो नहीं देख रहा हूँ। इनको लगता है कि चुनाव में फिर से एनडीए वापस आ गया तो फिर हम क्या करेंगे, पिताजी वहां केंद्र में मंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनको निकलना पड़ेगा। बिहार को जो थर्ड फेज ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलिटिक्स है ना, ओबीसी से दलित वाला, वो तो टाइम लगेगा, नहीं हो पा रहा है वो, क्योंकि एक ग्रुप नहीं है। लेकिन एक धुरी तो बने दलित पॉलिटिक्स की, जो बन नहीं पाते हैं। आप सुनते हैं कि रमई राम है नेता, थोड़ी देर सुनते हैं कि उदय नारायण चौधरी हैं। अभी बीजेपी की तरफ से संजय पासवान को वापस एमएलसी बना के भेज दिया जाता है, प्रासंगिक। संजय पासवान को बनाया। आप देखिए, आप संजय पासवान, आप देखिए एक इंपॉर्टेंट बात, और जितनी पार्टियां हैं वो नन पासवान दलित की तरफ फोकस कर रही है। आप ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। आप देखिए, जनक चमार को स्टेट जनरल सेक्रेटरी बनाया। लास्ट स्टेट जनरल सेक्रेटरी कब दलित बना था? संजय पासवान। संजय पासवान 20 वर्ष के बाद ये पोस्ट दिया है। और इधर देखिए, जीतन राम मांझी हो और श्याम रजक हो, कांग्रेस के पास तो खैर अपना दलित चेहरा है, जो भी अशोक राम है और सब लोग हैं, वो है ही। तो इधर से उधर दलित पॉलिटिक्स, इनका क्या होता है कि इलेक्शन के टाइम में अपने एजेंडा होते हैं कि अपने बेटों को सेट करना है। तो इनकी कोई एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं है, एक रीजन स्पेसिफिक पॉलिटिक्स नहीं है। इनका है कि कहाँ टिकट मिलेगा, कहाँ सेट करेगा। तो उस फेर में क्या होता है कि बिहार में दलित पॉलिटिक्स जो है ना, वो स्प्लिंटर्स में चली जाती है। एक कंसोलिडेटेड एक दलित पॉलिटिक्स हो नहीं पाती है। इसीलिए मैं कहता कि चिराग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि तुम असर्ट करो, तुम बताओ कि तुम एक
नए दलित चेहरा बन सकते हैं। संतोष जी, हम इस पॉइंट पर आएंगे। राजदीप जी, आप इस पर क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, चिराग पासवान पर आपने नजर इसलिए रखनी चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं चिराग पासवान का ये भी एक गेम है, या जो उसके फादर का भी एक गेम था 2005 में, आपको मालूम होगा, जब पासवान अकेला लड़ते थे, उनका टारगेट हुआ करता था जो उस समय नेतृत्व में है, उस समय लालू जी थे नवंबर 2005 में, और उसका फिर फायदा उठाकर एक अस्थिरता पैदा हो जाए, एक हंग असेंबली हो जाए, उसमें उनको उसका पूरी तरह से फायदा मिले। अब चिराग और रामविलास पासवान जी जानते हैं, अगले 4 साल तो दिल्ली में तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। रामविलास जी मंत्री हैं और उनकी पार्टी बिल्कुल यहाँ कंफर्टेबल पोजीशन में है। अब इसका फायदा उठाकर कहीं नीतीश जी को कमजोर किया जाए ताकि उससे उनकी राजनीति बने। मुझे नहीं लगता वो कोई नई धारा लेकर आएंगे, जो आज संतोष जी कह रहे हैं एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी एक नई धारा के लिए हो सकती है, लेकिन क्या चिराग पासवान नई धारा करेंगे या रामविलास पासवान की जिस तरह की राजनीति थी कि अस्थिरता का फायदा उठाओ, अपनी एक तरह से एक पहचान बनाओ, बट इन अ लिमिटेड स्पेस, मुख्यमंत्री के पद के लिए नहीं, लेकिन जिसमें आप बार्गेन कर सको। आज चिराग पासवान क्या कर रहे हैं, जब वो जाते हैं पटना या जब ट्वीट करते हैं, उनका निशाना कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पर होता है। अब इसके पीछे क्या भाजपा है कि भाजपा भी चाहती है कि नीतीश कुमार कमजोर हो? इस चुनाव में यही सवाल है ना, बिहार के चुनाव में एक ही बड़ा सवाल है कि चुनाव के बाद क्या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं, या उनको कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश, और भी कमजोर करने की कोशिश की जाएगी। क्या उसमें पासवान एक पॉन है? मैं आप दोनों का इस पे कमेंट चाहता हूं। एक ये राजनीतिक संभावना है कि चिराग पासवान दिल्ली ब्रांड राजनीति करने के बजाय परमानेंट पटना में कैंप करें। एक शब्द होता है स्थायी पता, हमारे सरकारी फॉर्म में भी होता है, तो उनका स्थायी पता 12 जनपद ना हो, उनका स्थायी पता पटना का हो, पहली चीज। और उसके बाद वो सब जगह सक्रिय रहें। और जिस तरह का प्रयोग एक दफा मायावती ने सफलतापूर्वक यूपी में किया 2007, ये जो न्यूक्लियस है, जो कोर प्लैंक है, वो एक साइजेबल दलित वोट है, और उसके ऊपर फिर बिल्डअप हो कि कुछ एमबीसी के नेता जुड़े और कुछ सवर्ण समाज के नेता जुड़े और एक विनिंग कॉम्बिनेशन बने। अगर चिराग पासवान इस तरीके से जिले जिले में जाके अपने संगठन को बिल्ड करते हैं, एस्पिरेशंस को हवा देते हैं, और लोगों को लगता है कि नहीं ये संभावित हो सकती है क्योंकि भाई युवा है, अगर वो मेहनत करके दिखाते हैं, एक लेगेसी है, तो एक, क्योंकि अभी वैक्यूम है, कोई आपको ऐसा अंडर 40 नेता नहीं दिखता है जो इस चीज को फिल कर सके। नहीं, जैसे संतोष जी ने कहा और आप भी कह रहे हैं, संभावना है, अपॉर्चुनिटी है, मौका है, लेकिन क्या चिराग पासवान वो नेता बन पाएंगे, ये सवाल है। क्या वो रामविलास पासवान की ट्रेजेक्टरी में जाएंगे, जो दिल्ली 12 जनपद की राजनीति आपने कही कि किस तरह से मैं दिल्ली से डील कर पाऊं, या जो भी पटना में है, जो सरकार में है, उनसे डील कर पाऊं? क्या मैं उनका विरोधी बन के पूरे सिस्टम का एक तरह से एंटी एस्टेब्लिशमेंट फिगर बन पाऊंगा? क्योंकि देखिए, अब आप मंडल 2.0 की राजनीति में आ रहे हैं, जहां अगर आपको नई राजनीति करनी है ना, अगर इस तरह के नेताओं को, तो जो दलित एमबीसी, अगर आप इस तरह के गठबंधन कर रहे हैं, तो आपको एक नई राजनीति जमीन से जुड़कर करनी पड़ेगी। वो आप ड्राइंग रूम में बैठकर नहीं कर पाएंगे, ना केवल नारों से कर पाएंगे। ये बड़ी, मुझे नहीं लगता। और उसके अलावा आपको कास्ट प्लान के अलावा आपको जो इमोशनल इश्यूज हैं, जैसे हमने देखा कि जब सुशांत सिंह मामले में वर्डिक्ट आया तो एलजेपी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे, या फिर मैं देख रहा था चिराग पासवान ने नीट और जेई का एग्जाम पोस्टपोन हो, इसको लेकर लगातार ट्वीट कर रहे हैं। रमेश पोखरियाल को, जो शिक्षा मंत्री हैं, वो कर रहे हैं। तो आपको ऐसे इशू पिक करने पड़ेंगे जो सबसे जुड़े हों। आप सिर्फ एक जाति के नेता बन के रह जाएंगे तो आप एक डिसरप्टर हो सकते हैं, लेकिन क्लेमेंट बनने के लिए आपको कई लोगों को जोड़ना होगा। मैंने चिराग का इंटरव्यू किया था कुछ हफ्तों पहले, रामविलास पासवान जी के साथ एक प्रोग्राम था, दोनों के साथ। चिराग ने साफ ये कहा जो बात आप कह रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि वो जो पहचान एक बनी है लोक जनशक्ति की, कि हम केवल पासवान समाज से जुड़ेंगे या केवल दलित समाज से जुड़ेंगे, उससे दूर हटकर हम चाहते हैं कि एक नई राजनीति बने। वो चाहते हैं, लेकिन उसको करने के लिए पहला स्टेप तो ये जो आपने कहा करना पड़ेगा, दिल्ली छोड़कर आपको पटना में रहना पड़ेगा। और दूसरा स्टेप संतोष जी ये हो सकता है क्या कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़े, बिकॉज दे हैव नथिंग टू लूज। संतोष जी, वही मैं कह रहा हूँ ना कि हिम्मत करें ना,
पता चलेगा ना कि आप कितने कितने वाटर में है, कहाँ अपना यू कैन टेस्ट योर वाटर देयर, पॉलिटिकल कितनी एक्सेप्टेबिलिटी है आपकी। पासवान जी तो, रामविलास पासवान जी तो एक संघर्ष के उपज थे। अब चिराग पासवान संघर्ष की उपज नहीं है ना, संघर्ष उन्होंने कहाँ किया है, 2 बार एमपी बने हैं, तो अब मोदी जी की लीडरशिप में बने हैं, तो उनको एक आप नीतीश कुमार को चैलेंज कर रहे हैं। आप देखिए उनका ट्विटर हैंडल युवा बिहारी लिख रहे हैं वो, ठीक है, वो आप बता रहे हैं कि यस आई एम द फेस। मैंने भी इंटरव्यू में पूछा था उनको किताब के लिए सेम सवाल कि आपको क्या दिल्ली में रहना है या पटना में रहना है, तो उन्होंने स्पेसिफिकली कहा था नहीं मुझको पटना की राजनीति करनी है। तो पटना की राजनीति में आपको करनी है तो आपको रहना पड़ेगा। और एक चीज मैं ऐड करूंगा, इसके पहले छूट जाए, वो बहुत पॉन वाली बात कर रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट राजदीप का मुझे लगा कि देखिए बीजेपी, आपको देखिए बीजेपी ने कभी भी चिराग के बारे में नहीं बोला, कुछ नहीं। जो अटैक करते हैं चीफ मिनिस्टर को, कुछ करते हैं, इतना ही कहते हैं कि अगला चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाए, चिराग को अटैक नहीं करते हैं। बीजेपी का एकमात्र है कि 122 का जो मैजिकल फिगर है ना, नीतीश कुमार उस फिगर से इंडिविजुअली जितना दूर रहे उतना अच्छा है। उस फिगर से दूर रहने में वो चिराग मदद करेगा। नहीं, इसमें अटकलें ये लगा नहीं संतोष जी, जो दिल्ली में सौरभ जी अटकलें ये है कि अगर चिराग लड़े भी अपने आप लड़े या लोक जनशक्ति अपने आप लड़े, तो वो ज्यादातर उन सीटों पर ज्यादा लड़ेगी जहां जेडीयू का कैंडिडेट। ये एक स्थिति हो सकती है कि बीजेपी जेडीयू मिलकर चुनाव लड़े और दोनों रह जाए 50-55 पे, और जो 20 सीटें चाहिए वो एलजेपी और एलजेपी का है, भाई हम तो बीजेपी के नेतृत्व वाले मुख्यमंत्री को सपोर्ट करेंगे, नीतीश कुमार को नहीं करेंगे। तब नीतीश क्या करेंगे? वही चिराग को वही निर्णय लेना पड़ेगा ना, कि आपको मैं बोल रहा हूँ, वही हिम्मत उनको जुटानी पड़ेगी कि आप क्या करना चाह रहे हैं। पोस्टरिंग तो आप कर रहे हैं, इस सीधे पोस्टरिंग का क्या मतलब है? पोस्टरिंग का मतलब 10 सीट है। अगर आप एक कन्वेंशनल लॉजिक है 105 और 33, अगर आप पूछेगा बंटवारा करने के लिए, तो अब इनको देना कितना चाहता है? इनको 25 से नीचे देना चाह रहा है ये लोग, खास करके जेडीयू चाह रहे हैं कि इनको इनके स्पेसरिंग किया जाए कि लास्ट बार में तो ये लोग थे नहीं एनडीए में जब चुनाव लड़ रहे थे, तो सीधा बंटवारा सीट का जो बंटवारा था 2010 की अगर बात कहें तो बीजेपी और जेडीयू के बीच में थी। अब इनको जो देना पड़ेगा, इनका गणित है कि 6 सीट हम लोकसभा के जीतते हैं, 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, 35 सीट चाहिए हमको। उस हिसाब से 40-50 से स्टार्ट करेंगे और 30-35 में सेटल करेंगे। और अब जेडीयू का एक और गेम है कि हम बीजेपी से ज्यादा लड़े हैं। बीजेपी का कहना है कि नहीं, हम लोकसभा में 7 लड़े हैं, आपको 2 सीट था, हमने अपना 5 सीटिंग सीट आपको दिया था, तो वो चलेगा ना। एक रास्ता कसी भी चलेगी बीजेपी और जेडीयू के बीच में भी। तो अभी 2-3 तरफ से चल रहा है। उस बीच में चिराग कहीं न कहीं बीजेपी को मदद कर रहा है उस सेंस में, और वो दलित वोट को 5-6% के दलित वोट को भी वो नहीं छोड़ना चाहते हैं। वो एक सीमेंटिंग फैक्टर है बीजेपी के लिए, और डिस्टेंसिंग फैक्टर है कि वो 122 के नंबर से दूर रखा जाए थोड़ा सा। इस चुनाव में ये नहीं है कि 122 तक कौन सा गठबंधन पहुंचेगा, इसमें एक और गेम है कि कौन नंबर 1 पार्टी बनेगी। महाराष्ट्र जैसा मामला हो रहा है। अगर मैं थोड़ा सा समय की कमी है, मैं आरजेडी कैंप पे बनती है तो मुख्यमंत्री कौन, ये सवाल है। यस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं आरजेडी कैंप के बारे में बात करना चाहता हूँ। अली अशरफ फातमी बहुत बड़े नेता मिथिलांचल के, उनके बेटे फराज फातमी छोड़ के जाते हैं, पिता तो पहले ही जा चुके थे। राम लखन यादव कांग्रेस के जमाने में सबसे बड़ा यादव फेस हुआ करते थे बिहार के, उनके ग्रैंडसन छोड़ के जाते हैं। चंद्रिका रॉय, लालू प्रसाद यादव की समधी, वो छोड़कर जाते हैं। खबरें चल रही है कि शायद ऐश्वर्या रॉय को लड़ाया जाए चुनाव तेज प्रताप या तेजस्वी के खिलाफ। तो और उसके पहले भी 2-3 विधायक छोड़ के जाते हैं। तो ये जो आरजेडी की भगदड़ है, संतोष जी, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, हर एक इलेक्शन के पहले होता है। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर 5 एमएलसी क्यों भूल गए इसके पहले आप? जी एमएलसी भी तो है। 6, 5, 11 में से जो है 5 मुस्लिम और 5 यादव और 2 मुस्लिम, आप देखिए MY ये आए हैं जेडीयू की तरफ से। तो इसमें जेडीयू की बढ़त है। जेडीयू ने, आप देखिए, कमरे आलम प्रिंसिपल जनरल सेक्रेटरी जो पोस्ट के होल्ड करते थे, रामकृपाल यादव, वो टूट करके आए हैं इनके पास एमएलसी के रूप में। चंद्रिका राय सारण में आप जानते हैं कि आप यादव का किस तरह से बेल्ट है, दरोगा राय की लेगेसी को रिप्रेजेंट करते हैं। परसा के बियॉन्ड थोड़ा सा भी इन्फ्लुएंस होगा तो जेडीयू इनरोड्स उस क्षेत्र में बनाएगी ना, तो वो मोर देन सिंबोलिज्म है। अब ऐश्वर्या राय लड़ेगी नहीं लड़ेंगी, उनकी एक सिस्टर भी आई है इनकी तरफ से, उनके बारे में कहा गया है।
जी जी हाँ डॉक्टर, हाँ उनके बारे में बात चल रही है। हो सकता है कि वो ऐश्वर्या को नहीं भी फील्ड करें, वो एक छोटी बात हो जाएगी, लेकिन उस सिंबॉलिक बेल्ट में जो कि एक आरजेडी का बेल्ट माना जाता था, लालू जी का गढ़ माना जाता था, उस बेल्ट में ये जा रहे हैं। तो अभी तो जो भगदड़ मची हुई है, तो अभी तो मुझको लगता है डिसएडवांटेज है आरजेडी को, जितना भी बोल रहे हैं अभी थोड़ा सा एडवांटेज जेडीयू को है इस चीज में। राजदीप जी, लालू परिवार की पॉलिटिक्स क्या कहना है आपका? लालू जी ट्विटर पर तंज कसते रहते हैं नीतीश कुमार के ऊपर, लिखते हैं छप्पर पर फूस नहीं ड्योढ़ी पर नाच। देखिए, एक कहा जाता है कि जो परिवार होता है, एक कोई फाउंडर होता है, उसके बाद बिल्डर होता है, और तीसरा जनरेशन जो होता है वो खत्म कर देता है। हमारे जो पुराने डिनेस्टी हुआ करते थे, कोई उस डिनेस्टी को, उस विरासत को पहले शुरू करते थे, फिर उसको बढ़ाते थे, फिर खत्म हो जाती थी। अब क्या हुआ है, यहाँ दो जनरेशन में, दूसरे जनरेशन में ही पहली ऐसे संकेत है कि ये डिनेस्टी खत्म होने की तरफ जा रही है। देखिए, एमवाई फैक्टर जो है वो अभी भी वाजिब है, क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है आज की तारीख, और ज्यादातर लालू के साथ अभी भी है। हमने जो चुनाव जितने देखे, लेकिन आप ये नहीं कह सकते आज कि आरजेडी उस पोजीशन में है कि वो एक वायबल फोर्स बने फ्यूचर के लिए। न तेजस्वी में मुझे वो ऊर्जा नजर आती है, और तेज प्रताप का तो आपने देखा ही है। ऐसे और क्योंकि लालू नहीं है ना, अगर लालू होते सीन पर तो कम से कम एक सीमेंटिंग फैक्टर होता। जब आपके फादर फिगर नहीं रहे हैं तो फिर पार्टी के सामने ये समस्या है। तो आरजेडी इज अ गुड एग्जांपल कि जब एक पार्टी एक सोशल जस्टिस मूवमेंट से आती है, लेकिन फिर परिवार की पार्टी बन जाती है, और फिर परिवार जब बिखरने लगता है तो पार्टी भी बिखर जाती है। आज की तारीख में जमीन पर सपोर्ट है, एमवाई सपोर्ट है, पर ऊपर आपके पास कुछ नहीं है। संतोष जी, ऑप्शन जो ये राजदीप जी कह रहे हैं, एक वैक्यूम आपको है। लगता है कि ये जो एक बड़े पैमाने पर भगदड़ मच रही है आरजेडी, वो इसलिए है कि तेजस्वी के नेतृत्व में लोगों को यकीन नहीं? क्योंकि इसी तरह की बातें कई लोग समाजवादी पार्टी के संदर्भ में यूपी में करते हैं कि जो सपा के जितने बुजुर्ग नेता थे सब किनारे लगा दिए गए अखिलेश यादव के राज में। कई टिप्पणीकार ऐसे भी कहते हैं कि भाई यंग फेसेस ले आए। कई लोग कहते हैं कि नहीं, अखिलेश अपने हिसाब से रीबिल्ड कर रहे हैं पार्टी को। तेजस्वी के नेतृत्व के बारे में क्या कहेंगे आप? कोई नेतृत्व की एक्सेप्टेबिलिटी को लेकर के ये तो बात तो चलती ही रहती है कि कोई जितनी भी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, रालोसपा है, और जो पार्टियां वो कुमुलेटिव लीडरशिप की बात करती है। राजीव सही कह रहे थे कि एक लालू जी का तो लार्जर देन लाइफ एक पर्सनालिटी रहा है। वो एक कमांड करते हैं कि तेजस्वी इस चेयर में अभी उनका एज उनके साइड में नहीं है, और उन्होंने ज्यादा इलेक्शन भी नहीं देखा है, और थोड़ा सा लार्ज हार्टेडनेस उन्होंने दिखाया था लोकसभा में कि जबकि 28 सीट लड़ा, कम लोगों को दिया। इस बार भी हो सकता है कि एकोमोडेटिव हो, लेकिन एज ए पर्सनालिटी वो कहीं न कहीं आप उस तरह से कमांड नहीं कर पा रहे हैं कि सारे। मैं इतना ही मानता हूं कि जब तक एनडीए वर्सेस रेस्ट नहीं होगा ना, वो बैटल नहीं होगा। उसमें आपको सीपीआई को लाना पड़ेगा, एमएल को लाना पड़ेगा, पप्पू यादव को लाना पड़ेगा, असुद्दीन ओवैसी की पार्टी उनको भी लाना पड़ेगा। जब तक एनडीए वर्सेस रेस्ट नहीं होगा, रेसिस्टेंस नहीं होगा। वो सही बोल रहे थे राजदीप जी की वो 20-22% जो एमवाई का उनका जो आता है, उसके बाद वो जो 10% का जो गैप रह जाता है 7-8% का, वो इन सब पार्टियों को लाना पड़ेगा, तब वो एनडीए के साथ compete कर सकते हैं। लीडरशिप का इशू है, लेकिन आरजेडी ने क्लियर कर दिया है कि तेजस्वी की लीडरशिप हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। इस विषय पर मेरा आखिरी सवाल, ये जो थर्ड फ्रंट की बात हो रही है, ये हमने देखा है कि 16-17% वोट होता है जो निर्दलियों के खाते में जाता है और छोटे छोटे दलों के खाते में जाता है। कुछ नेता हैं जो कभी बड़े नेता हुआ करते थे, इसमें यशवंत सिन्हा है, इसमें देवेंद्र यादव है, इसमें नरेंद्र सिंह है, एक पॉकेट में प्रभावी प्रदेश अध्यक्ष रहे, इसमें नागमणि है, इसमें रेणु कुशवाहा है। ये आपको लगता है कि ये लोग सिर्फ बार्गेनिंग की कोशिश कर रहे हैं चुनाव से पहले, या थोड़ा 2-3% का खेल ही है, ज्यादा का नहीं? कोई फैक्टर रहेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता है। अगर थर्ड फ्रंट बनेगा ना तो एनडीए के लिए और आसानी होगी। वोट अगर कटेगा ना तो उसके और आसानी हो जाती है, क्योंकि ये सारे जितने नाम गिनाए ना, ये एक जमाने में बड़े नाम हुआ करते थे, लेकिन इलेक्शन के टाइम में अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। अभी तक उनका कोई फ्रंट नहीं बना है। ये फ्रंट 6 महीने 8 महीने पहले बने, कोई क्लैरिटी हो, कोई पॉलिसी हो, प्रोग्राम हो, ये फील्ड में दिखे, ये तो होता नहीं। सब समझता है कि इलेक्शन के टाइम में आए हैं,
थोड़ा बहुत सम पॉकेट में इन्फ्लुएंस है, लेकिन मोर और लेस जितने नाम गिनाए अब सारे वो स्पेंड फोर्स है। मुझे नहीं लगता है कि दैट वुड बी अ फैक्टर नाउ। बस ये और बता दीजिए कि सुशांत सिंह राजपूत कितना बड़ा चुनावी मसला है संतोष जी, फिर आई कम टू यू राजदीप। सुशांत सिंह राजपूत और उसको लेकर जितना सब लोगों ने बयानबाजी, तेजस्वी बोले मैंने मांग की सबसे पहले शेखर सुमन के साथ, चिराग पासवान बोले, नीतीश कुमार कुछ बोल रहे हैं, सब लोग दावा कर रहे हैं। सारी पार्टियों के लिए है, किसी पार्टी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। जैसे जैसे बिल्डअप होता चला गया और चीजें होती चली गई, पॉलिटिक्स होती चली गई सारी पार्टियों के लिए, सुशांत सिंह राजपूत डेफिनेटली मुद्दा है, सारी पार्टियों के लिए मुद्दा है। वो हर एक पार्टी अपने हिसाब से उसको इनकैश करने की इलेक्शन में कोशिश करेगी। आप जिस तरह से देखिए सोशल मीडिया पर उसकी फॉलोइंग है, यूथ कनेक्ट है, और सिर्फ कास्ट फैक्टर नहीं है कि वो एक राजपूत थे, वो सब बात में मैं नहीं मानता हूँ। बिहार आइडेंटिटी है, वो एक यूथ से कनेक्ट है। बीच में उनकी फिल्म दिल बेचारा आई और उससे जो बिल्डअप बना, और खास करके जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है उसके बाद तो इस चीज को मुझे लगता है कि और इनकैश करेगी पार्टी। राजदीप जी, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट, महाराष्ट्र की पुलिस को के बारे में जो टिप्पणियां की गई और खासतौर पे बिहार पुलिस के साथ जिस तरह का उन्होंने गलत व्यवहार किया, बिल्कुल भी कॉपरेशन नहीं किया, आपको लगता है कि ये और महाराष्ट्र के पॉलिटिशियंस लगातार, संजय राउत आपके पुराने मित्र लगातार जिस तरह के बयान दे रहे थे? तो देखिए दो बातें, पहले तो आप ये सवाल पूछ रहे कि क्या सुशांत सिंह राजपूत मुद्दा बनेंगे, ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से बिहार की राजनीति आज विचारधीन हो गई है। आप जानिए, ये एक ऐसे समय जब कोविड है, जब कई मेल एडमिनिस्ट्रेशन हुए, कितने स्कैम हुए हैं बिहार में पिछले 5-10 सालों से, सृजन स्कैम, अलग अलग स्कैम्स हुए हैं। मुजफ्फरपुर में जो घटनाएं हुई, उन सब पर आप बात नहीं आज करोगे। आप बात कर रहे हो सुशांत सिंह राजपूत की, एक ऐसे जमाने में जहां बाढ़ है, जहां मेल एडमिनिस्ट्रेशन है। इसका मतलब है कि नेताओं के पास कोई मुद्दा नहीं है आज बिहार। विचार आप पूछ रहे थे तीसरी शक्ति, आप जानिए मैं बड़ी बात कहने वाला हूं कि ये मुझे लगता है बिहार का उस 1990 टू 2020 30 साल का जो मंडल दौर था, उसका ये आखिरी चुनाव है। ये जितने भी नेताओं के नाम आज आपने गिनाए हैं, आप जानिए 2024 तक अगर किसमें बुद्धि है तो एक नई राजनीति ला सकते हैं बिहार में। बिहार इज अ पॉलिटिकल वैक्यूम वेटिंग फॉर समवन टू फिल इट, कि कौन वो नेता होगा। अब उसमें आप सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट, आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा जो उन्होंने मुंबई पुलिस पर टिप्पणी की है, उन्होंने दो चीजें की है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा प्ले सेफ किया है, कहा है कि प्राइमा फेसी, प्रथम स्तर पर हमें कुछ नहीं नजर आता जिसमें हम मुंबई पुलिस पर शंका करें, जितने भी रिपोर्ट है वो सब ठीक है। इसके साथ साथ लेकिन जो बर्ताव उन्होंने बिहार पुलिस के साथ किया, उससे हमें शंका होती है कि क्या कुछ मामला है। इसके साथ ये भी कहते हैं, और मैं आश्चर्य हूं कि इतना मीडिया स्पेकुलेशन हो रहा है, इतने कंजेक्चर हो रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि हमें अब सीबीआई लाना पड़ेगा। अगर आर्टिकल 142 जिसमें आप अपने एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर के जरिए इस तरह से सीबीआई को ट्रांसफर करते हो क्योंकि मीडिया स्पेकुलेशन है, तो इस कैसे होगा इस क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम? तो कल हम किसी मीडिया के गॉसिप को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट उसको लेकर इस तरह की टिप्पणी करेगा, देखिए आप जानिए ये राजदीप जी, मीडिया का गॉसिप एक चीज है, लेकिन जो लगातार जनता के बीच से क्वेरी उठ रही थी, हैशटैग चल रहे थे। अरे पर हैशटैग पे कोर्ट चलेगा? अरे कोर्ट नहीं चलेगा भाई, कोर्ट ये कह रहा है कि जो ग्रीविंग पार्टी है, ग्रीविंग पार्टी ये कह रही कि हमें न्याय नहीं मिलेगा। उन्होंने, कोर्ट ने यही तो कहा कि प्राइमा फेसिया मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो ठीक दिशा में लग रही है, लेकिन ग्रीविंग पार्टी को लग रहा है कि हमें जस्टिस नहीं मिलेगा। तो कोर्ट का तो ये दायित्व है ना कि जो जस्टिस मांग रहा है उसको जस्टिस मिले तसल्ली बख्श ढंग से। सर मेरा आपसे ये कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत के फादर को पूरे और फैमिली को पूरा हक है जस्टिस मांगने की, और मैं उनके सहानुभूति मेरी पूरी उनके साथ है। लेकिन आप जानिए अगर इसी तरह से हर केस में या कई केसों में चलेगा तो क्रिमिनल जस्टिस कैसे होगा? यू कैन नॉट ट्रांसफर बिकॉज ऑफ हैशटैग। आपने आज क्या कहा, कोई भी व्यक्ति है कहेगा कल मुझे विश्वास नहीं इस पुलिस में, आप प्लीज सीबीआई को ट्रांसफर कर दीजिए, मैं जाऊंगा दरवाजे खटखटाऊंगा जो सत्ता में है उस राज्य में, प्लीज आप हमें बचाइए, इस राज्य से केस ट्रांसफर करिए। ऐसे नहीं चल सकता है। मैं असली मुद्दा क्या होना चाहिए था
पहले दिन से महाराष्ट्र पुलिस ने कहना, या तो मुंबई पुलिस ने अपनी जो इन्वेस्टिगेशन है बेहतर तरीके से करनी चाहिए थी। इस पे हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है राजदीप जी, ये मैं मानता हूं, और हम मैं दोबारा चर्चा करेंगे। मैं दरअसल इस विषय को संतोष जी के, एक सेकंड राजदीप जी, मैं इस विषय को, राजदीप जी एक सेकंड, मैं इस विषय को संतोष जी के सामने इसलिए लाना चाह रहा था क्योंकि मैं इस विषय के पॉलिटिकल एंगल पर, बिहार के कंटेक्स्ट में डिस्कशन चाह रहा था। बाकी हम लोग इस पर विस्तार से बात करेंगे। संतोष जी आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। सुशांत सिंह मसले के बिहार एंगल और सियासत पर तो हमने बात कर ली, लेकिन हमारे साथी राजदीप सरदेसाई महाराष्ट्र के पॉलिटिकल एंगल पर भी बात करना चाहते हैं। कई लोगों ने कहा कि ये महाराष्ट्र सरकार भी बहुत डावाडोल हो रखी है लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर। उद्धव ठाकरे की मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में है। राजदीप जी सौरभ, आप अभी तक तो हमने बात बिहार की और जिस तरह से बिहार में ये मसला बना हुआ है, लेकिन महाराष्ट्र में असली राजनीति हो रही है, क्योंकि बिहार में तो सब सुशांत के पक्ष में है। महाराष्ट्र में क्या हुआ है, भाजपा कह रही है सीबीआई इंक्वायरी पहले, अब सीबीआई इंक्वायरी होती है, उसके बाद कहते हैं गृह मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, उसके बाद कहती है उद्धव ठाकरे का इस्तीफा होना चाहिए, बीच में कहती है आदित्य ठाकरे पर हमारे सवाल है। तो बीजेपी शिवसेना को घेरने की कोशिश कर रही है। हालांकि गृह मंत्री एनसीपी के हैं, एनसीपी के शरद पवार ने तो साफ कहा है कि हमें तो कोई इससे लेना देना नहीं, हम पूरी तरह से शिवसेना और सरकार के साथ। लेकिन उनके जो ग्रैंड नेफ्यू है, जो अजीत पवार के बेटे हैं, पार्थ पवार, जो 2019 में चुनाव लड़े थे और हारे थे, पहले पवार परिवार के लोग जो हारे थे, उन्होंने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। वो जाते हैं गृह मंत्री के पास और फिर ट्वीट करते हैं सत्यमेव जयते। कहीं ना कहीं पार्थ पवार और अजीत पवार लगता है इस मसले को लेकर अपनी भी राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में अटकलें लगाई जा रही है। सौरभ की क्या कहीं 8 महीने बाद अब अजीत पवार दोबारा प्लान कर रहे हैं कि भाजपा के साथ कुछ करे और शरद पवार को एक तरह से घेरने की कोशिश भी है, क्योंकि देखिए पवार, पावर और परिवार ये साथ है। और मैंने पार्थ पवार को पूछा था कल कि आप आइए मेरे शो पे, बताइए कि आपने क्यों कहा, जब आपकी पार्टी नहीं कह रही थी, आप बार बार क्यों कह रहे थे सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए? तो उन्होंने कहा हमारी फैमिली की मीटिंग है, उसके बाद बात करेंगे। यानी एक तरह से उनके लिए भी परिवार मायने रखता है। तो ये जो परिवार, पार्टी और पावर की जो राजनीति है वो महाराष्ट्र में, एक तरफ ठाकरे परिवार, दूसरी तरफ पवार परिवार, तीसरी तरफ भाजपा परिवार, और कहीं ना कहीं सुशांत के मामले को लेकर वो शिवसेना को खास करके कमजोर करने की कोशिश हो रही है। खासतौर पे आदित्य ठाकरे की पॉलिटिकल ब्रांड को भी बहुत चोट पहुंची है, आपको लगता है इससे? देखिए, कहीं ना कहीं जरूर आदित्य ठाकरे को टारगेट किया गया है। उनके ब्रांड को कितना नुकसान पहुंचा ये तभी पता चलेगा अगर कल सीबीआई उनको क्वेश्चन करे और उस क्वेश्चनिंग में ये निकल आए कि आदित्य ठाकरे कुछ छिपा रहे थे। आदित्य ठाकरे को जब भी मैंने बात की, उन्होंने मुझे साफ कहा है, मैं रिया चक्रवर्ती को कभी नहीं मिला हूं, मुझे सुशांत सिंह राजपूत से कोई लेना देना नहीं। हालांकि आदित्य ठाकरे फिल्म पार्टीज में दिखे हैं, लेकिन उनका साफ कहना है कि मुझे इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। अब जब तक प्रमाण नहीं, हम कैसे कहेंगे? ये जो पब्लिक कैंप, ये जो मीडिया ट्रायल चल रहा है ना सौरभ, उसमें आप कह सकते हैं कि आदित्य ठाकरे को कहीं कमजोर करने की कोई, या उनके ब्रांड को नुकसान पहुंचाए। लेकिन जब तक ठोस प्रमाण नहीं आएंगे, आप क्या करेंगे? आज सीबीआई भी क्या कर पाएगी? आप मुझे बताइए, सीबीआई को भी थोड़ा वक्त देना चाहिए ना। आप तुरंत सीबीआई से भी चाहते हैं, हम 24/7 में इस तरह की इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। आप अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड की बात कर रहे हैं, इस मामले में कहां कोई सुनवाई हुई? गोपाल कांडा का आपको पता होगा, हरियाणा के जो विधायक थे, उनको भी एक इसी तरह से अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड केस में अरेस्ट किया गया था। अब क्या हुआ? वो बरी हैं, विधायक फिर से बने। मेरा ये कहना है कि कम से कम कानूनी प्रक्रिया तो कंप्लीट होनी चाहिए, तब किसी के ब्रांड का कौन जिम्मेदार है, ये सब तब सवाल। राजदीप जी, मुझे ये बताइए कि आप महाराष्ट्र से आते हैं, आपका होम स्टेट है, हाउ स्टेबल इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट राइट नाउ तीनों फैक्शंस के बीच? देखिए, ये सब पवार फैमिली के ऊपर है। शरद पवार जब तक है, मुझे लगता है ये सरकार चलेगी, लेकिन जरूर मुझे लगता है कि शिवसेना पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, उससे इस सरकार को कमजोर लगातार करने की कोशिश हो रही है। कोविड का सवाल हो या सुशांत का सवाल हो, सवाल उठ रहे हैं शिवसेना पर, सरकार पर नहीं, लेकिन शिवसेना पर। उद्धव ठाकरे
कितने सक्रिय है एज चीफ मिनिस्टर, इस पर उठ रहे हैं। और अजीत पवार को देखना है ये व्यक्ति क्या करते हैं, क्योंकि जो पार्थ पवार ने ऐसे ही बोल दिया सत्यमेव जयते, कहीं ना कहीं इसमें मुझे राजनीति नजर आती है। अब इससे चलिए, सरकार कितनी कमजोर राजनीति होती है वो बात अलग है। ठीक है, अब राजनीति पे बात है तो हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, वो भी राजनीति से जुड़ा हुआ है। फेसबुक से संबंधित वॉल स्ट्रीट जर्नल पर जो एक रिपोर्ट आई है, उसको लेके कांग्रेस और भाजपा में जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उन पर क्या कहना है आपका? अभी अमित मालवीय ने एक वो चिट्ठी ट्विटर पे डाली कि ये देखिए लॉबीज का साथ ले रहे हैं यूएस में। फिर मनीष तिवारी ने कहा, उस पे मनीष तिवारी का पूरा डिटेल में ट्वीट के जरिए रिप्लाई आया। रविशंकर प्रसाद कैम्ब्रिज एनालिटिका की बात कर रहे हैं, कांग्रेस कह रही है, शशि थरूर का बयान आ रहा है, फिर शशि थरूर और निशिकांत दुबे के बीच में एक बहस शुरू हो गई है आईटी संसदीय समिति में। क्या कहना है आपका राजदीप जी? पारदर्शिता और सरकार की गुड बुक में रहना बड़े बड़े कॉर्पोरेट जायंट्स के लिए, ये सब तो हम लोग चाइना वगैरह में देखते थे, चीन में, कि गूगल को अपनी पॉलिसी, स्टेटेड पॉलिसी से समझौता करना पड़ता है ताकि उनके बिजनेस प्रभावित ना हो। भारत में भी ये लगातार देखा गया है कि सरकारों के साथ गुड बुक में रहे, इसलिए चाहे इंडिया के कॉर्पोरेट्स हो या इंडिया के बाहर के, तो अमेंडमेंट करते रहे। लेकिन अब ये सब पब्लिक में आ गया है, इस पर खुल के बहस होनी चाहिए। एक तो सौरभ मेरे दोस्त, आप फेसबुक की दुनिया को मुझसे अच्छा जानते हैं क्योंकि आप उस डिजिटल दुनिया में पूरी तरह से है, तो आप ज्यादा जानकारी दे सकते हैं। लेकिन दो तीन बातें हैं। एक तो मुझे लगता है ये हम जाने, फेसबुक इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यस, ये कहना कि वो कोई फ्री मीडिया, केवल फ्री मीडिया ऑर्गेनाइजेशन, वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो उनको एडवर्टाइजमेंट देगा, जहां उनको ज्यादा फॉलोअर्स मिलेंगे वो उस दिशा में जाएंगे, नंबर वन। नंबर टू, जिस तरह के कभी कभी आरोप किए जाते हैं मुझे लगता है गलत है। जैसे अंकित दास पर यह आरोप हुआ कि उनकी बहन जो है वो एबीवीपी से जुड़ी हुई है, दैट टू माय माइंड इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये इतना हास्यास्पद आरोप है राजदीप जी कि क्या अंकित दास जो फेसबुक इंडिया की हेड है, साउथ एशिया की पॉलिसी डायरेक्टर है, वो उनकी सिस्टर एबीवीपी से जुड़ी है इसलिए इतने बड़े पॉलिसी के फैसले ले लेंगी? मतलब ये तो बहुत ही सो ये मुझ पर नहीं बात। लेकिन जब, और तीसरी बात जो मैंने मेरी किताब में भी लिखी है, 2019 के चुनाव के पहले फेसबुक ने कांग्रेस से जुड़ी हुई साइट्स और भाजपा से जुड़ी हुई जो साइट्स थी, दोनों को नीचे गिराया था, क्योंकि उनमें कुछ ऐसी बातें हो रही थी जिससे लगा कि वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कर रहे हैं गलत तरीके से। मुझे लगता है सबसे जो बड़ी बात है ये हेट स्पीच की है। ये जो नफरत की जो भावनाएं फेसबुक के जरिए या ट्विटर के जरिए लोगों के सामने रखी जाती है। अब पहली बात है कि कौन निर्णय करेगा कि किस बात को आप हेट स्पीच कहेंगे और कैसे ये सिस्टम को आप बेहतर करेंगे। देखिए, फेसबुक बहुत बड़ी चीज है, मोर देन 300 मिलियन अकाउंट्स इन इंडिया, 300 मिलियन से ज्यादा है, तो इनकी पावर, ताकत बहुत है। अब उस एक फेसबुक अकाउंट पर कहीं अगर हेट स्पीच आ गया, आप उसे किस तरह से गिराएंगे? क्या आप ये बैलेंस करेंगे, ये एक राइट विंग अकाउंट है, ये एक लेफ्ट विंग अकाउंट है? ये जो बैलेंस करने की बात है आप नहीं कर गलत सकते। है, ये गलत है। आपने अपने प्रोटोकॉल बनाए हैं, नॉर्म्स बनाए हैं बिजनेस के लिए ही सही, लेकिन आपने जो नियम कानून बनाए हैं उनका आप पालन करवाओगे ना। यही ट्विटर और फेसबुक इतनी आलोचना हो रही तो अब ट्रंप के मोर्चे में बड़े सक्रिय दिख रहे हैं, तुरंत ट्रंप के ट्वीट को वो डिसेबल कर देते हैं, कुछ कर देते हैं। पर वही पॉलिसी आपको एशियन कंट्रीज में भी तो लागू करनी पड़ेगी। कोई भी हेड स्पीच पे, भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, लेफ्ट का हो, कोई भी हो, यू कैन नॉट अलाउ दिस। देखिए, एक बात तो सौरभ साफ है कि भाजपा ने इन सोशल मीडिया और फेसबुक, ट्विटर का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। पहले से वो जान गए इसकी ताकत क्या है। कांग्रेस कैचअप कर रही है। अब उस कैचअप में कहीं ना कहीं आपके फॉलोअर उतने नहीं है, आपके पास उतने राइट विंग साइट शायद नहीं है जो भाजपा ने जिस तरह से फेसबुक पर राइट विंग साइट्स किए, नेशन विद नमो, अलग अलग जो करवाए, पेजेस हैं सैकड़ों की संख्या में जी। आप उसे रोक भी नहीं सकते क्योंकि ये ओपन सोर्स है। लेकिन मुझे लगता है फेसबुक की एक जवाबदेही है कि जब आपको कुछ भी दिखेगा जो हेट स्पीच के दायरे में आता है, आपको उस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। आप बैलेंस नहीं कर सकते। आपका एक अभी तो फेसबुक की मंशा पे सवाल उठ रहा है ना, क्योंकि जब वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकारों ने पूछा तो बोले हाँ अभी इस पे कार्रवाई करे। इतना पुराना मामला है टी राजा सिंह का। टी राजा सिंह खुद कह रहे हैं हमको नहीं पता है, हमारे कितने समर्थकों ने पन्ने खोल दिए। लेकिन अगर आपको कार्रवाई में, आपके नोटिस में लाए जाने को, और फिर आप डिलीट कर रहे हो, जब उन्होंने पॉइंटेड क्वेश्चन पूछे तो आप डिलीट करते जा रहे हो फिर वो पोस्ट फेसबुक के। नहीं, मुझे लगता है कि प्रॉब्लम फेसबुक के जो सिस्टम्स है उनको कैसे आप बेहतर कर सकते हैं, इंटरनल सिस्टम्स है।
क्योंकि जैसे ये इतने अकाउंट्स बढ़ते जाते हैं, इंपर्सनेशन होती है, अलग अलग अकाउंट्स लोग करते हैं, कोई कुछ कहीं कह देता है, आपके सिस्टम्स को आपको और बेहतर करना पड़ेगा, निष्पक्षता से करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है कि जो सरकार में होता है उन पर ही उनकी ताकत ज्यादा है, पर मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। ये बिल्कुल वैसा है राजदीप जी, जैसे कई रीजनल पार्टियां क्या करती हैं कि अपने अपने प्रदेशों के केबल बिजनेस पर उनका कब्जा रहता है, तो कोई उनके विरोध में खबर है तो वो ब्लैकआउट हो जाएगा, दिखाई नहीं जाएगी। पूरा नेटवर्क की पूरा हमें न्यूज का जो फ्लो है उसको रेगुलेट करना है अपने पक्ष में। तो भाई ये बनाना रिपब्लिक तो नहीं है ना, डेमोक्रेसी है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, बहुत सारे लोग हैं जो फेसबुक पर जो कुछ भी देखते हैं उसको सत्य मान लेते हैं। लोग फेसबुक पे हमारे जैसे मीडिया प्लेटफॉर्म को भी कंज्यूम करते हैं, तो उनको लगता है जो फेसबुक पे दिख रहा है वीडियो की शक्ल में या एक लंबी पोस्ट की शक्ल में वो सही ही है। और कितनी हेट फैलती है, ये तो खुद यूपी पुलिस समेत कितनी ही पुलिस ने कहा है कि व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए जब वीडियो अपलोड होते हैं, सर्कुलेट होते हैं, तो उसके क्या क्या रिपरकशन हो सकते हैं। सो दे हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। देखिए 2019 के पहले एक साइट थी जो अहमदाबाद से शुरू हुई थी, जिसे सरकार ने उसमें इन्वेस्ट भी किया था। उन्होंने अपने पोस्ट पे सोनिया गांधी को दुनिया की फोर्थ कांग्रेस इज मोस्ट करप्ट पार्टी और सोनिया गांधी फोर्थ मोस्ट करप्ट पर्सन इन द वर्ल्ड है, और उसमें एक लोगो लगा दिया बीबीसी का, गलत लोगो लगा के, ताकि वो वायरल हो जाए। वो बात भी वायरल हुई, कई जगहों पर गई, व्हाट्सएप पर कई जगहों पर वो वायरल फैल गई, फिर पता चला झूठ था, फिर आपने साइट नीचे किया, पर तब तक डैमेज हो गया था। देखिए ये जो फेसबुक और ट्विटर जो है, जिस तरह हम लोग तो राजदीप जी खुद फेक न्यूज के उसमें रहते हैं। मैं आपको बताऊं, जब ये राम जन्मभूमि पर फैसला आने वाला था, तब एक मलबा दिखाया जाने लगा कि देखो देखो इलाहाबाद में मस्जिद गिरा दी गई है, सब फेक था। कई बार क्या होता है, बांग्लादेश की तस्वीरें या कहीं और की, तो दोनों ही पक्षों से इतना ज्यादा फ्लो आ रहा है, और जो पावर में है उसका ज्यादा आ रहा है, जो पावर में आना चाहता है उसके पास रिसोर्सेज कम है तो कम आ रहा है। हर कोई बिल्कुल एक पोस्ट ट्रुथ की तरफ धकेलने में लगा है। इसका समाधान क्या है सौरभ भाई? समाधान इसका पहली चीज तो अकाउंटेबिलिटी फेसबुक की होनी चाहिए। इस देश के नियम कानूनों के हिसाब से सरकार को आगे बढ़कर ये कहना होगा कि भाई आप यू कम क्लीन। अब लेकिन यहाँ तो सरकार पर ही सवाल उठ रहे हैं, तो जब सरकार पर सवाल उठ रहे हैं तो नागरिकों की जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अपनी सरकार की जवाबदेही तय करें। पर एट द एंड ऑफ द डे रिसीविंग एंड पे तो सिटीजन होता है ना, तो वो जागरूक नहीं होगा, वो नहीं पूछेगा, तो ऐसी चीजें चलती रहेंगी। केवल फेसबुक का प्रॉब्लम नहीं है, ये व्हाट्सएप का प्रॉब्लम है कि व्हाट्सएप पर कैसे आप कंट्रोल करोगे। किसी ने कोई वीडियो वायरल किया, गलत खबर है या हेट स्पीच है, नफरत फैला दी, क्या राजदीप जी मैं बोल रहा हूं आपको, आज देश के प्रधानमंत्री ये कह दें कि आज के बाद किसी ने भी, हमारे पास ऐसी तकनीकी आ गई है कि किसी ने भी किसी की पोस्ट पे गाली गलौज लिखी, धमकी भरी भाषा लिखी, तो पूरे देश की पुलिस उसको खोजेगी और सजा देगी। आधे कमेंट तो इस बयान के बाद गायब हो जाएंगे। आपको मैं कह रहा हूँ आपको लगता है इसका तो गैर फायदा होगा, गैर इस्तेमाल होगा कोई। मैं कह रहा हूँ कानून को राजदीप जी नजीर पेश करनी होती है कि अगर आप गलत करोगे, अगर कानून अगर ये नजीर पेश नहीं करेगा, आप किसी को भी रैंडमली जाके गाली गलौज नहीं दे सकते, रेप थ्रेट नहीं दे सकते, धमकी नहीं दे सकते, ऑनलाइन अब्यूज नहीं कर सकते। आपको कानून बनाना पड़ेगा और आपको उसमें सजा देनी पड़ेगी, उसमें फास्ट ट्रैक ट्रायल करना पड़ेगा, तब जाके लोग इससे सुधरेंगे। वो तो आज की कानून में, अगर कोई मुझे रेप का थ्रेट, किसी महिला के खिलाफ रेप थ्रेट करे, हम तो साइबर क्राइम सेल में जा सकते हैं और साइबर क्राइम सेल में क्या होता है, कितने दिन में जांच होती है? अब यही तो कह रहा हूँ, यू हैव टू फिक्स द सिस्टम। अरे ये सिस्टम कितने हम फिक्स करेंगे? जुडिशियल सिस्टम, इंटरनेट सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, ये सिस्टम। मिस्टर सरदेसाई, ये बहुत ही लगातार चलने वाला प्रोसेस है। नेता नगरी की अगली सुर्खी जुड़ी है सुप्रीम कोर्ट में चल रही एक ऐतिहासिक बहस से, जो जुड़ी तो है एक व्यक्ति से, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एक मामले से, लेकिन अब एक बड़ी बहस में तब्दील हो गई है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना की जा सकती है, क्या सर्वोच्च न्यायालय के जजेस की आलोचना की जा सकती है, किस चीज को कंटेम्प्ट मोड माना जाए, फ्री स्पीच का क्या है, जुडिशियल स्क्रूटनी का क्या है। इन सब चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ राजीव तो है ही, इसके अलावा इंडिया टुडे ग्रुप की स्पेशल करेस्पॉन्डेंट अनीशा माथुर, जो सुप्रीम कोर्ट कवर करती है। अनीशा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि जो लीगल फ्रेटर्निटी है, जो वकीलों का वर्ग है या जजेस का है, उनके बीच इस डिबेट को लेकर किस तरह की बातें होती है? आई मीन
बहुत फॉलो अप हो रहा है, उनको लग रहा है ये बहुत बड़ी चीज है, या उनको लग रहा है कि एक रूटीन अफेयर सा है कि स्पाइक आया और कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी बात? हाउ डू दे लुक एट इट? देखिए सौरभ, इस वक्त ये जो कंटेम्प्ट का इशू है ये काफी गर्म मामला बना हुआ है। पूरी लीगल फ्रेटर्निटी को अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से इनफैक्ट, एक कंटेम्प्ट को लेकर, खासतौर से इस पर्टिकुलर केस को लेकर काफी अटकलें लग रही हैं, काफी कुछ कहा जा रहा है। इतने दिन ये प्रशांत भूषण वाले मामले में खासतौर से आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में ओपन लेटर्स लिखे गए, कई 100 वकीलों ने प्रशांत भूषण के फेवर में ओपन लेटर लिखा, कुछ जजेस भी बोले हैं, कुछ वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ भी बोले हैं। और पिछले कुछ, नॉट जस्ट नाउ बट 2 साल से, जब से 2018 जनवरी की आपको याद होगा जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, उसके बाद से लीगल फ्रेटर्निटी काफी गरमाई रही है। ऑफ कोर्स कुछ कभी कभी होता है कि थोड़ा स्पाइक बढ़ा, लेकिन आजकल कई हफ्तों से ये इशू जो है कि आखिर कंटेम्प्ट है क्या, हम जजेस के बारे में क्या बोल सकते हैं, कितना बोल सकते हैं, ये इशू खत्म कभी नहीं हुआ है। सौरभ, यू राइटली मेंशन कि सीजेआई जब दीपक मिश्र थे तब से ही सुप्रीम कोर्ट लगातार सुर्खियों में है, रंजन गोगोई के दौरान भी रहा और अभी भी। राजदीप जी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बहस, क्या कहना है आपका? देखिए, मुझे लगता है 2-3 बातें। एक तो देखिए, कंटेम्प्ट जो है वो जुरिस्डिक्शन जो है, जितना हम उसे कम इस्तेमाल करें उतना अच्छा है। हमने क्या किया है कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट को वाइडन कर दिया, हमें उसे कम करना चाहिए। हाँ, अगर ऐसी कोई बात हो जिससे वाकई आपको लगे कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हुई है या जिस बिल्कुल निराधार बात कही गई है, तो जरूर उस पर आप कार्रवाई करिए। और मुझे लगता है सिविल कंटेम्प्ट होना चाहिए, यानी आप किसी को जेल में मत डालिए, लेकिन उनके खिलाफ अगर मानहानि हो, जो भी हो, कार्रवाई कंटेम्प्ट की हो। कंटेम्प्ट लॉ के खिलाफ में नहीं हो, लेकिन कंटेम्प्ट लॉ को किस तरह से आप इस्तेमाल करेंगे। क्या 2 ट्वीट के जरिए इतने बड़े हमारे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना हो रही है, उनकी, वी आर लूजिंग आवर डिग्निटी 2 ट्वीट के जरिए, जिसमें से एक तो था वो मोटर बाइक वाला, जिसपे प्रशांत भूषण ने ये भी कहा है कि मैं मानता हूं कि मुझे लगा कि he was factually incorrect about that tweet। हाँ, वो मान भी दिया उन्होंने कि मैं फैक्चुअली इनकरेक्ट था, राइट। नंबर दूसरा ट्वीट उनका क्या होता है कि पिछले जो 4 जो चीफ जस्टिस है उनके दौरान जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट चल रहा है, उससे हमारे लोकतंत्र को खतरा है। अब ये उनकी ओपिनियन है, अब उस ओपिनियन से आप यू कैन अपोज इट, आप उसका विरोध कर सकते हैं, लेकिन क्या इससे आप किसी को जेल में डालेंगे, ये सवाल है। ये जो एग्जैक्ट, जैसे कल अरुण शौरी ने कहा, आप एक हथौड़ा ले रहे हैं किसी मस्कीटो को मारने, किसी छोटे से एक चींटी को मारने, ऐसे नहीं चलेगा। मुझे लगता है नहीं, ऑल आई वाज सेइंग वाज कि ये जो कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन और कहां तक करें, क्या करें, जैसे राजदीप भी अभी कह रहे थे कि हथौड़ा लेके आप मच्छर मारने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज जो है ये 1950s से हमारी सुप्रीम कोर्ट कई जजमेंट्स में कह चुकी है कि आपको कंटेम्प्ट जो है बहुत ध्यान से यूज करना है। हमारी सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, इंग्लिश लॉ जो है जहां से हमारा लॉ आया है वहां पे भी काफी कहा गया। एक चीज हमें ये भी सोचनी पड़ेगी सौरभ कि ये जो केस इस वक्त उठा है, इसके टाइमिंग पे भी सवाल उठाए गए हैं कि इस वक्त ही क्यों इस तरह से दोनों मैटर्स उठाए गए। 2009 का जो कंटेम्प्ट केस था वो भी दोबारा से अभी चल रहा है, और डिबेट इस वक्त यही लीगल फ्रेटर्निटी में भी और इन केसेस में भी यही चल रहा है कि आखिर कंटेम्प्ट को आप डिफाइन कैसे करेंगे, कहां तक आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, कहां पर आपका जो है सवाल उठाए जा सकते हैं, कहां तक आप करप्शन की बात कर सकते हैं, क्योंकि करप्शन जुडिशरी में है या नहीं है ये डिबेट कोई नई बात नहीं है, ये डिबेट कई सालों से चल रही है। नहीं, मेरा ये कहना है, देखिए हमारे देश में कानून भी है कि ट्रूथ इज अ डिफेंस इन अ कंटेम्प्ट केस। ये वाजपेयी जी के जमाने में ये कानून पार्लियामेंट में लाया गया और इसे पारित किया गया जब मनमोहन सिंह थे 2006 या 2007 में। तो ऐसा भी नहीं है कि ट्रूथ, अगर मैं सच्ची बात कह रहा हूं तो ये मेरा डिफेंस है, एक। नंबर 2, अगर मैं कोई कमेंट या ओपिनियन करूं, ये मेरा कमेंट और ओपिनियन है। मैं ये जानना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की, मुझे लगता है अपने कॉन्डक्ट से, जिस तरह से वो बर्ताव करता है, जिस तरह के जजमेंट्स पास करता है, उससे सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी ऊपर या नीचे जाती है। अरे आप हेबियस कॉर्पस, इस देश में 1 साल से कश्मीर के मामले रुके हुए हैं, माइग्रेंट वर्कर्स पर आप जजमेंट नहीं दे पाते, तब कहां गई आपकी डिग्निटी?
आप बेसिक जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर जो मामले हैं उन पर आप बात नहीं कर पाते। आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ और लिबर्टी जो है कश्मीर को लेकर, तब आप उस पर वो मामला आप टाल देते हैं। तब कहाँ गई आपकी डिग्निटी? ये सुप्रीम कोर्ट की जो डिग्निटी है ना, ये अपने बर्ताव से होती है, ये अपने जजमेंट से होती है, अनीशा ये कुछ किसी व्यक्ति के ट्वीट से नहीं होती मेरे दोस्त। ये क्या अनीशा, चल रहा है? आप ये बताइए कि कई लोगों ने ये सवाल उठाया कि अलग अलग पॉलिटिशियंस बड़े जजमेंट के पहले, चाहे वो राम जन्मभूमि का जजमेंट हो, 370 पे भी बात चल रही है, वो पेंडिंग है, आधार पे होना है, वो सब, तो उस पे कई नेता बाहर कमेंट करते हैं कि साहब कोर्ट तो इस चीज का ख्याल रखेगा, या कोर्ट, तब कभी इस तरीके का नोटिस नहीं लिया गया इन बड़े पॉलिटिशियंस के बयान का कि भाई आप कोर्ट की रूलिंग के या प्रोसीडिंग के बारे में इस तरह की टिप्पणी कैसे कर सकते हैं? देखिए, ये एक डिबेट का मामला है कि क्यों सुप्रीम कोर्ट इस चीज को नहीं लेती या उस चीज को नहीं लेती। कई बार लेती भी है, कई बार जजेस ने भी कमेंट करा है कि भाई देखिए, जो हम सुनवाई कर रहे हैं उसमें बाहर बात मत कीजिए। ज्यादातर जजेस ये भी कहते हैं, और एक बार नहीं कई बार ही कहते हैं कि देखिए, बाहर पॉलिटिकल कमेंटबाजी जो भी हो रही हो, हमें नहीं सुनना। रफाल मामले में आप देख लीजिए कितना कुछ पॉलिटिकली बाहर हुआ, अयोध्या में कितना कुछ पॉलिटिकली कमेंट्री बाहर हुई। कोर्ट ने ये कई बारी और बार बार कहा कि देखिए, बाहर जो भी हो रहा है उसको हम नहीं सुनना चाहते। रफाल मामले, क्योंकि आप पॉलिटिशियन के अगेंस्ट की बात करें, तो रफाल मामले में राहुल गांधी को भी माफी मांगनी पड़ गई। वो बीजेपी के जो दिल्ली के प्रभारी थे, उनको मनोज तिवारी को कोर्ट बुलाया गया जब दिल्ली सीलिंग के मामले में कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ वो बोले कि नहीं जी, हम तो सीलिंग नहीं होने देंगे। तो कोर्ट ज्यादातर, इनफैक्ट आज भी यही बात हो रही है कि ज्यादातर मामलों में कोर्ट अपना हाथ थोड़ा रोक कर काम करती है कि देखिए, कंटेम्प्ट हम इतने आसानी से नहीं लगाएंगे। और अगर आप इस केस को भी देखें तो कल जो सुनवाई हुई उसमें इस तरह से कहा जा रहा है कि देखिए, हम आपको पनिश नहीं करना चाहते, लेकिन आप माफी मांग लीजिए। असली यहाँ पर इस वक्त इस केस की वजह से और आजकल जो डिबेट हो रही है उसमें यही सवाल उठ रहा है कि देखिए जी, आपकी डिग्निटी, जैसे जो राजदीप जी ने कहा कि आपकी डिग्निटी, आपकी अवमानना ऐसे कैसे हो गई जब हमने सवाल उठाया। तो इस वक्त जो डिबेट है ये नहीं है कि कोर्ट अपनी कंटेम्प्ट ज्यूरिसडिक्शन इस्तेमाल ना करे। डिबेट ये है कि कंटेम्प्ट आखिर है क्या, आप कहाँ पे कंटेम्प्ट कर रहे हैं, कितना आप सवाल उठा सकते हैं, कहाँ तक सवाल उठा सकते हैं। आई हैव 2 पॉइंटेड क्वेश्चंस। तीसरा क्वेश्चन मैं पूछना नहीं चाहता क्योंकि फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, इसलिए मैं ये नहीं पूछूंगा कि जजेस जो रवैया अपना रहे हैं उसके पीछे क्या वजह है वगैरह वगैरह, क्योंकि मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करना चाहता हूँ। आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द इंस्टीट्यूशन कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट, और पता नहीं चलता है आजकल की कौन सा सवाल पूछे जाने पे कंटेम्प्ट हो जाए। मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल ये है अनीशा की प्रशांत भूषण की बेंच में, अलग अलग बेंच, इमेज क्या है कि एक वैसी ट्रबल मेकर की इमेज है, क्योंकि पहले भी कुछ एक केसेस हुए हैं जिसमें शांति भूषण और प्रशांत भूषण की बहुत तीखी तकरार हुई है, जैसी कभी राम जेठमलानी की हुआ करती थी, क्योंकि जो बोल रहे हैं वो भी इतने बड़े लीगल फिगर हैं, जो जजेस हैं वो एक बड़ी मर्यादा की कुर्सी पे बैठे हैं। सो आई वांट टू टॉक अबाउट दैट। और दूसरा, चूंकि अब ये डिबेट पब्लिक में भी हो रही है और प्रशांत भूषण की एक पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है, वो किस मुद्दे पर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो वो दोनों मिक्स भी हो गए हैं। तो कई लोग हैं जिनको प्रशांत भूषण से स्कोर सेटल करना है, इसलिए भी बात कर रहे हैं। और दूसरा मेरा सवाल अनीशा ये है कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव, वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव के वेणुगोपाल ये बोलते हैं कि नहीं हम नहीं चाहते हैं कि इनको जेल भेजा जाए, तो ये इसके पीछे क्या? सौरभ, मैं आपके दूसरे सवाल के बारे में पहले जरा कुछ बोलूंगी। के वेणुगोपाल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। के वेणुगोपाल हिंदुस्तान के अटॉर्नी जनरल वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फिगर है। उनका इनफैक्ट जो ओहदा है वो यही है कि वो बताएं सरकार को भी, सुप्रीम कोर्ट को भी, और जहां पे भी उनको ओपिनियन देना चाहें कि आखिर एज अ लॉयर, एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो लॉ को किस तरह से कहते हैं। वो एडवाइजर हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। रिप्रेजेंटेटिव सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, सॉलिसिटर जी। तो अटॉर्नी जनरल ने कल जो कहा है वो इनफैक्ट बार का, जो आपने पहले भी सवाल पूछा, बार और बेंच में आखिर प्रशांत भूषण की गरिमा क्या है, उनकी इम्पोर्टेंस है, इस वक्त जो कल अटॉर्नी जनरल ने बोला उसको भी इसी नजरिए से हमें देखना होगा। बिकॉज जिस तरह से काफी लॉयर्स प्रशांत भूषण के सपोर्ट में आए हैं, अटॉर्नी जनरल ने भी कल यही बोला कि देखिए,
कई सिटिंग और परफॉर्मर जजेस भी कह चुके हैं कि कुछ गड़बड़ है। कई जजेस बेंच पर बैठे हुए भी कह चुके हैं कि हायर जुडिशरी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें देखनी है। मैं भी अपनी स्पीचेस में कह चुका हूँ, कई जजेस भी कह चुके हैं, और ये डिबेट कोई नई नहीं है। तो आखिर प्रशांत भूषण ने ऐसा क्या कह दिया? और मैं तो रेकमेंड करूंगा कि आप उनके खिलाफ एक्शन ना लें। और ये जो कल अटॉर्नी जनरल ने कहा, यही चीज बहुत सारे लोग जो बार के हैं वो कह रहे हैं, वो पुराने जजेस कह रहे हैं। और जो आपने सवाल पूछा ना कि उनके आखिर पॉलिटिक्स की क्या इंटरनल कुछ पॉलिटिक्स खेली जा रही है, उस पे मैं कहूंगी कि ये सवाल बहुत लोग इस वक्त उठा रहे हैं। प्रशांत भूषण कई सालों से बहुत सारे PILs लड़ते रहे हैं, बहुत सारे केसेस में आते रहे हैं, बहुत कई उन्होंने के केसेस ऐसे हुए हैं जिसमें उन्होंने सरकार से पंगा लिया है, जिसमें उन्होंने जुडिशरी पर सवाल उठाया। तो उनका सही मामले, राजदीप सर ये थोड़ा ज्यादा अच्छे से बता भी पाएंगे क्योंकि उन्होंने देखा भी है। सवाल कम पूछते हैं, लेकिन क्योंकि मैं बात सीधी करता हूँ, सीधी बात करनी चाहिए सौरभ। आप आजकल आप नेता नगरी में उलट पुलट बात मत करिए। सीधी बात ये है कि प्रशांत भूषण आपको मुझ पर ही आक्षेप लगा रहे हैं, कोई कंटेम्प्ट नहीं होगा। आप बड़े डिप्लोमेटिक हो गए, ठीक है, आपको कंटेम्प्ट का डर है, ये कोई डर नहीं होना चाहिए। सीधी बात कहने में ये देश में लोकतंत्र है, हम चीन नहीं है। बार बार मैं आपको ये कहता हूँ, प्रशांत भूषण की एक छवि है कि वो एंटी मोदी है, प्रशांत भूषण की एक छवि है कि वो सरकार विरोधी है। अब ये बात भी सही है कि वो आम आदमी वो इंडिया अगेंस्ट करप्शन में भी जुड़े थे, तब वो मनमोहन सिंह के खिलाफ बोलते थे, आज वो नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोलते हैं। अब सवाल ये है, बीइंग एंटी गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ कहना, इसका मतलब नहीं है कि आप उन्हें एक एंटी इंडिया फिगर देखें। सरकार के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना नहीं है। नहीं, एक इफेक्टिवली वो तो एक आर्गुमेंट है ही। नहीं, एक है कि उनको उनकी एक छवि है कि वो एंटी नेशनल है। अब मैं उनकी सब बातों से नहीं वाकिफ रखता हूँ, कई ऐसी चीजें हैं जिससे मैं उनसे सहमत नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उनको आजादी नहीं है बोलने की। अब आप ये कह सकते हैं कि जब उन्होंने 2009 में एक बात कही, 2009 में जो जिन पर भी कंटेम्प्ट है कि 6 हमारे जो जजेस थे, पिछले 10 जजेस चीफ जस्टिस में 6 जो थे वो करप्ट थे। अब ये जो मुझे लगता है, ये उन्होंने जो बात की है, ही हैज टू प्रोवाइड सम एविडेंस। हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है कि जज को अगर आपको हटाना है तो इम्पीचमेंट करना पड़ता है, जो बहुत मुश्किल है। तो अगर मुझे पता भी है कोई जज करप्ट है तो उसको कैसे हटाओ, ये जो सवाल है ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है। लेकिन जो प्रशांत भूषण का प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि उनकी ऐसी छवि बन गई है, इसलिए, और क्योंकि हमारी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी देखिए, कौन इस पिटीशन को कौन चेयर कर रहा है, जस्टिस अरुण मिश्रा। उन्होंने क्या कहा था नरेंद्र मोदी जी के बारे में, उन्होंने उनकी बहुत तारीफ की थी। तो एक तरफ जज है जिन्होंने पब्लिकली जब आप जज के सीट पर बैठे हैं आप प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है प्रशांत भूषण जो प्रधानमंत्री की आलोचना करता है। ये जो टकराव है ये कहीं ना कहीं इसका एक सबटेक्स्ट है, ये आप जानिए। क्योंकि अरुण मिश्रा ही कल जब प्रोसीडिंग थे बार बार कह रहे थे यू हैव टू अपोलोजाइज। अब मैं नहीं चाहता कि आपको पनिश करूं, पर आपको अपोलोजाइज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पर्सनल बन गया है। क्योंकि प्रशांत भूषण ने अरुण मिश्रा की आलोचना की थी जब अरुण मिश्रा ने प्रधानमंत्री की तारीफ की थी। अब यही तो प्रॉब्लम है ना, हमारे सिस्टम में जजेस को राजनीति से दूर हटना चाहिए। जब आप राजनीति में पढ़ेंगे तो ये जजमेंट भी इसी तरह से चलेंगे। ये बहुत ही पेचीदा सवाल है जी। और इसीलिए मैं सवाल की मैं एक लेयर और जोड़ दूं राजदीप जी। अनीशा, नेपोटिज्म पे आजकल बहुत बात होती है मुंबई के कंटेक्स्ट में, और लीगल कंटेक्स्ट में कई सालों से बात हो ही रही है। हाँ, मैं लेकिन पब्लिक के बीच लीगल फ्रेटर्निटी के नेपोटिज्म के बारे में बात नहीं होती है। एक्चुअली मैं इस स्टेटमेंट से सहमत नहीं हूँ। पब्लिक के बीच लीगल फ्रेटर्निटी के नेपोटिज्म में हमेशा बात होती है जब भी कोई जजमेंट आती है, जब भी कोई हियरिंग होती है, किस वकील को किस जज के सामने क्या रिलीफ मिला और किस जज के सामने कौन वकील खड़ा हुआ और किस जज के सामने कौन वकील नहीं खड़ा हुआ। ये डिस्कशन हमारे टीवी चैनल्स पे चाहे ना होते हो, लेकिन पूरी लीगल फ्रेटर्निटी में, कॉरिडोर्स में, इधर उधर सारे में होता है। और एक बात ये भी देखिए, मेरा तात्पर्य यही था कि आप लोग जिस दुनिया में हैं, लीगल को कवर करने वाले लोग, उस सिस्टम में इन्वॉल्व लोग, उनके बीच होता है। मैं आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ।
पब्लिक तो हमेशा गर्दन यूं उठा के देखती है ना कोर्ट की तरफ। पर सवाल ये भी उठता है सौरभ कि हम नेपोटिज्म की बात जब शुरू करें और करप्शन की बात जब शुरू करें तो हम उसको फिर कहां तक लेके जाएं। एक तरफ ये हुआ कि जैसे आप कह रहे हैं कि नहीं जी ये जज एक्स जज जो है उसके सामने तो जाना ही वैलिड नहीं है अनलेस आपके हाथ में XYZ वकील आपके साथ में जाए, वरना तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। या क्या आप इस लेवल तक अपने जुडिशरी की गरिमा पे सवाल उठाएंगे? सवाल एक ये भी है। ये हमें मानना पड़ेगा, ये हमें बात माननी पड़ेगी कि हमारे जजेस, हमारे वकील सब जो हैं वो इंसान हैं। कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं और सवाल किसी वजह से उठ रहे हैं, धुआं बिना आग के नहीं होता। लेकिन कहां तक हम इस चीज को लेकर जाएं, इस बात पे इस वक्त सवाल उठ रहा है कि हम नेपोटिज्म की जहां बात कर रहे हैं, हम करप्शन की जहां बात कर रहे हैं, और कहां तक हम बात करें कि करप्शन से कंटेम्प्ट पे जाए बात। राजदीप जी लास्ट रिमार्क। सिंपल पॉइंट, सबसे बड़ा लिटिगेंट कौन है इस देश में? ये अरुण शौरी ने कहा, लेकिन मैं आज पूछा, उन्होंने मुझे कल पूछा था, सबसे बड़ा लिटिगेंट कौन है? सौरभ बताइए कौन है? गवर्नमेंट। हाँ, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सबसे बड़ा लिटिगेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर दिन उन्हीं जजेस के सामने आती है। जैसे जज रिटायर होता है अगले दिन उनको कोई पोस्ट मिल जाती है, कोई कमीशन के चेयरमैन बन जाते हैं, कोई ट्राइब्यूनल के चेयरमैन बन जाते हैं, बंगला रह जाता है, राज्यसभा भी आते हैं। नहीं, राज्यसभा भी आते हैं। यही हो रहा है ना। मेरा ये कहना है क्योंकि ये सब हो रहा है, करप्शन का मतलब क्या है? केवल फाइनेंशियल नहीं ना, करप्शन कई लेवल पर हो सकता है। आइडियोलॉजिकल हो सकता है, आपका जो करप्शन है वो मॉरल करप्शन एक तरह से है। सवाल ये है क्योंकि हमारे जुडिशरी के सामने इतने सवाल है, आप एक दिन जज है, अगले दिन आप गवर्नर बन जाते हैं। ये जो है ना पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये बड़ा पेचीदा सवाल। ये हायर जुडिशरी का है। लोअर जुडिशरी में आप क्या करेंगे? तारीख पे तारीख। क्या आप मुझे कह रहे हैं जो सेशंस कोर्ट और लोअर कोर्ट में जो चलता है, आम आदमी पिसता है। आज प्रशांत भूषण बड़ा व्यक्ति है, इसलिए वो कम से कम बात कर सकता है, और ये एक बड़ा डिपोज कर रहा है, डिफेंड कर रहा है और आर्ग्यू कर रहा है। कोई एक आम नागरिक हूँ, छोटे से झारखंड में के किसी शहर में बैठा हूँ, मेरे खिलाफ जज ने एक ऐसी जजमेंट दे दी जो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उस जज ने मेरे खिलाफ जजमेंट दी है क्योंकि उन पर दबाव किसी का था। मैं क्या करूं? मेरे पास कोई उपाय है? मैं हायर कोर्ट में जाऊंगा, साल पर साल, तारीख पर तारीख। हमारे जुडिशियल सिस्टम में प्रॉब्लम है, और अगर मैं ये बात आगे जनता के सामने रखूं तो वो कंटेम्प्ट बन जाता है। व्हाट इज गोइंग ऑन? ये जो राजदीप सर ने सवाल उठाया, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि इस वक्त जनता को भी और जुडिशरी को भी देखना जरूरी है। क्योंकि आज भी एक केस हुआ है सुप्रीम कोर्ट में जहाँ पे एक इंसान के खिलाफ कुछ जजमेंट हुआ। उसने इनफैक्ट यही कहा सुप्रीम कोर्ट को कि आप कमेटी बिठाएं और पता करें कि मेरे खिलाफ ये जज साहब ने ऐसा ऑर्डर जो पास किया है किस बायस की वजह से किया। अब वो जज साहब हो चुके हैं रिटायर, और कोर्ट ने कह दिया कि देखिए जी आपका जो मैटर है वो तो इन्फ्रक्चर्स हो गया, अब तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये जो तारीख पे तारीख के बाद जो जनता पिसती है, वो तो सवाल जरूरी है उठाना। लेकिन ऐसा सवाल उठाने पे कंटेम्प्ट बनेगा कि ऐसा सवाल उठाना लाजमी है? यही सवाल इस वक्त जुडिशरी को भी और बार को भी क्लैरिफाई करना पड़ेगा कि क्या जजेस के कंडक्ट पर सवाल कहां तक उठाया जाए, और कहां तक जुडिशरी को भी अपनी अंतरात्मा को टटोलने की जरूरत है। और ये चीज कई बारी, और हम आज नहीं कई सालों से ये बात उठ रही है कि जुडिशियल रिफॉर्म की, अपॉइंटमेंट की, कनेक्शंस की संभालने की और टटोलने की बहुत सख्त जरूरत है, और जो कि राजीव सर में से एग्री करेंगे नहीं हो रहा है। मैं आपको एक उदाहरण दूं एंड में पर्सनल। जी, मेरी सागरिका की जो आंटी है वो सुप्रीम कोर्ट की जज हुआ करती थी, रूमा पाल, जस्टिस रूमा पाल, सपोजिटली वन ऑफ इंडिया बेस्ट जजेस। आप जानते हैं उन्होंने क्या किया? जिस दिन वो रिटायर हुई वो महिला, उसी शाम को उन्होंने अपने बैग पैकअप किए, अगले दिन सुबह जाके वापस कोलकाता चली गई। उनको कई आर्बिट्रेशन के रिक्वेस्ट आए, उन्होंने कहा मैं नहीं करूंगी आर्बिट्रेशन। उनको कई सरकारी पद ऑफर किए गए, उन्होंने कहा नहीं करूंगी। एक बार आप सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं, देयर शुड बी सेल्फ रिस्ट्रेंट, वो ताकत होनी चाहिए आप में। इट्स नॉट इजी। यही तो प्रॉब्लम। आप सुप्रीम कोर्ट जज की जो गरिमा है, आप कहते हैं हमारी गरिमा हमें रखनी है। अरे आप अपनी गरिमा बनाए रखिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। आप ये वकीलों पर मत छोड़िए या जनता पर मत छोड़िए। व्हाट इज योर सेल्फ रिस्ट्रेंट?
एक जमाने में दिस इज अ कंट्री व्हिच हैड ग्रेट जजेस लाइक वेंकट चलैया, एंड व्हाट आर द क्वालिटी ऑफ जजेस यू हैव टुडे? लेट अस बी ऑनेस्ट, ऑन व्हाट बेसिस आर दे अपॉइंटेड? और अगर मैं ये कहूं कि ये कंटेम्प्ट है, ये बिल्कुल नहीं है। अगर सिस्टम, मैं मानता हूं कि जजेस को प्रोटेक्शन होनी चाहिए, आप कुछ भी बात नहीं कह सकते सो एंड फलाना जज जो है करप्ट है, दैट इज रॉन्ग अनलेस यू हैव एविडेंस, बट सिस्टम पर सवाल उठाना बिल्कुल वाजिब है मेरे ख्याल में, बिल्कुल वाजिब है। आखिरी में मैं एक वकील के हवाले से ही कुछ कहूंगा। कहिए। वकील जो दुनिया के सबसे ताकतवर और सबसे पुरानी डेमोक्रेसी का प्रेसिडेंट बना, बराक ओबामा। पिछले दिनों बराक ओबामा डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में बात कर रहे थे फिलाडेल्फिया में, और उन्होंने कहा कि यहीं पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना और उस कॉन्स्टिट्यूशन में कई कमियां थी, कई किस्म की गैर बराबरियां थी, जिनको बाद में हमारे फोरफादर्स ने एमेंड किया, ठीक किया। ये सब कुछ मुमकिन हो पाता है क्योंकि बाद की पीढ़ियां सवाल पूछती है, सिस्टम की स्क्रूटनी होती है और उनके बेसिस पर सिस्टम करेक्टिव मेजर्स लेता है। इंडिया एक इवॉल्विंग डेमोक्रेसी है। इंडिया के सारे इंस्टीट्यूशंस तभी बेहतर होंगे जब वो लगातार सवालों की जद में रहें, दायरे में रहें, और सुप्रीम कोर्ट या पूरे जुडिशियल सिस्टम को भी इससे मुक्त नहीं किया जा सकता है। इसलिए इस पर बाकायदा नागरिकों के बीच बहस होनी चाहिए कि जब प्रशांत भूषण ये कहते हैं कि मेरा फ्री स्पीच का राइट जो मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है उसका क्या, या जुडिशियल सिस्टम में जो करप्शन है उस पर खुलकर बात कब होगी। थैंक यू अनीशा, आप इस पूरी बातचीत में जुड़ी। क्योंकि आज बातचीत लंबी हो गई है इसलिए हम जनता के सवाल जवाब को स्किप करके सीधे आएंगे फुर्सत की सलाह पर। क्या है सलाह आपकी? अरे कल गणेश चतुर्थी है, शनिवार को जब ये प्रोग्राम निकलेगा गणेश चतुर्थी गणपति है। बप्पा मोरया। गणपती बाप्पा मोरया। गणेश चतुर्थीच्या सर्वांना शुभेच्छा। आणि मी एवढंच म्हणतो की गणेश चतुर्थीच्या दिवशी मी मुंबईमध्ये असलो तर मला आवडलं असतं। या वर्षी मी नाहीये। मेरी पूजा, मेरे जो फैमिली के एक मेंबर है उनके घर में गणेश पूजा होती है। अब वैसे मैं ज्यादा पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखता। मैं क्यों जाता हूँ वहां? क्योंकि खाना बड़ा अच्छा मिलता है वहां। मोदक, आपने मोदक खाए ना लास्ट ईयर मेरे, पिछले साल? इस साल भी मैं ला रहा हूँ सोमवार। लास्ट ईयर का मत बताइए, इस साल का बताइए, ला रहे हैं कि नहीं? मैं बड़े अच्छे, एक मिसेस चिपळूणकर है दिल्ली में, बहुत अच्छे मोदक बनाती है। दिल्ली हाट में उनका एक छोटा सा रेस्टोरेंट हुआ करता था, अब घर में बनाती है। इतने बेहतरीन मोदक बनाती है जो मीठे होते हैं, उसमें कभी कभी नारियल और शक्कर डाला जाता है। वो आप जरूर खाइएगा। मैं खास करके पूरे नेता नगरी के टीम के लिए लाऊंगा। तो मोदक जरूर इस हफ्ते है। और क्या करेंगे? और मैं वो एक दो किताबें मेरे सामने है, लेकिन वो पिक्चर मैंने अभी तक नहीं देखी जो आप, क्योंकि आपने कह दिया वो पिक्चर अच्छी नहीं है, मैंने नहीं देखी वो कारगिल वाली। वो मैंने नहीं कहा पिक्चर, मैंने आपसे कहा कि नहीं, मैंने आपसे कहा कि उसमें पंकज त्रिपाठी, विनीत सिंह, आयशा, इन लोगों की एक्टिंग बहुत अच्छी है। जानवी की एक्टिंग एट पार नहीं है। फिल्म की स्टोरी बहुत अच्छी है। पिक्चर का नाम क्या था? गुंजन सक्सेना, द कारगिल। ये गुंजन सक्सेना पिक्चर आपके एडवाइस पर मैंने नहीं देखी। अब इस नहीं, मैंने तो देखी है, मैंने कहा उसका डायरेक्शन अच्छा है, उसकी स्टोरी अच्छी है। वो पैट्रियार्की पे बड़ा एक जोरदार हमला करती है। अच्छा, तो मैं जरूर इस पर फिर आप ये किताब पढ़िए राजदीप जी। ये किताब मेरे हाथ में है, गनिंग फॉर द गॉडमैन, द ट्रू स्टोरी बिहाइंड आसाराम बापूज कन्विक्शन। अजय लांबा है, आईपीएस है, राजस्थान काडर के, उस समय डीसीपी थे जोधपुर के। कैसे आसाराम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई, जब उसको गिरफ्तार करने के लिए टीम गई जिसमें एसीपी चंचल मिश्रा भी थी, तो किस तरह की दिक्कतें, क्या धमकियां दे रहा था वो। जब उसको वो लोग कमरे में पूछताछ के लिए लाए तो कैसे उसका रूप बदल गया, जमीन पे बैठ गया, रोने लगा। तो जो आसाराम की ट्रू पिक्चर है और किस तरह से आसाराम और उसके गुर्गों ने पूरे ट्रायल के दौरान पुलिस ऑफिसर्स को, उनके घर वालों को धमकाया। आप समझिए, ये आईपीएस ऑफिसर है, इनके माताजी पिताजी गांव में रहते थे, वहां आसाराम के समर्थक पहुंच गए। अच्छा। कितने लोगों को जान से मारा, पैसे की धमकी, हर तरह की गाली गलौज के फोन। हम लोग लगता है कि नागरिक है, कोई दिक्कत होगी पुलिस के पास जाएंगे। पुलिस के आला अधिकारियों को लगातार धमकी भरे फोन। ऑफिसर बोल रहा है कि मैंने अननोन नंबर उठाने बंद कर दिए। लोग लैंडलाइन कॉल करके गाली देते थे। मुझे अच्छा लगा कि ये किताब निकली है, पब्लिश हुई है। आप जानते हैं देश में अगर इस तरह की किताबें होती है तो अक्सर पब्लिशर पर दबाव आता है, या तो मानहानि के आरोप लगाकर के कोर्ट कचहरी में आप अरे वो आसाराम रेपिस्ट है, रेप की सजा पाके वहां जेल में सड़ रहा है, जिंदगी भर सड़ेगा, वो क्या मानहानि करेगा? ये उनके समर्थक
इसमें उनके क्या होता है सवाल- कि कोर्ट ने, राजदीप जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की थी आसाराम का जजमेंट देते हुए कि इस तरह के संतों की वजह से पूरे संत समाज की बदनामी होती है। जी ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, आप धर्म मानते हो ना मानते हो, लेकिन इस देश में अरबों लोगों के लिए उनके अपने अपने धर्म, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उनके लिए अच्छा जीवन जीने का, उनकी आस्था का प्रतीक है। तो जब इस तरह के कोई भी केसेस सामने आते हैं तो उनकी आस्था उस इंस्टीट्यूशन में डगमगाती है। तो उस चीज पर कोर्ट ने पॉइंट आउट किया था। आई स्ट्रांगली रेकमेंड दिस बुक। किताबें तो मैंने बहुत पढ़ ली है। एक मानव कौल एक्टर हैं, बहुत कमाल के एक्टर भी हैं, डायरेक्टर अच्छा हैं, थिएटर पर्सनैलिटी हैं। उनकी एक किताब आई है, कहानियों की चलता फिरता प्रेत। वो हिंद युग पब्लिकेशन से किताब है, वो भी बहुत कमाल की है। उनसे मैं बात करने वाला हूँ। और तीसरी किताब जो मैं रेकमेंड करूंगा वो है, वाणी प्रकाशन से आई है किताब, लच्छी। तो ये भूमिका जोशी है, अमेरिका की येल यूनिवर्सिटी से एंथ्रोपोलॉजी में पीएचडी कर रही है। तो अंग्रेजी दा साउंड कर रही है ऐसे कि वो ऑक्सफोर्ड और एंथ्रोपोलॉजी और येल की पढ़ी हुई है, लेकिन उन्होंने पहली किताब हिंदी में लिखी। अरे वाह अपनी नानी और नानी के बहाने उस पूरी पीढ़ी की जो अल्मोड़ा से अलग अलग जगह गई, उसकी कहानी। तो वो पार्ट मेमोयर है, पार्ट एंथ्रोपोलॉजिकल डिस्कशन है, पार्ट कहानी है, पर बहुत ही दिलचस्प टेक है। लच्छी नाम है इसका, उनकी नानी का नाम लच्छी था। इट्स अ गुड रीड, वाणी प्रकाशन से आई है। और उसके बहाने हम लोगों ने बहुत आपको आपको समय कैसा मिलता है सौरभ? ये इतनी चीजें आप करते हो, लल्लन टॉप करते हो, शो करते हो, और फिर भी किताबें आप पढ़ते रहते हो। मैं एक चैप्टर एक दिन पढ़ता हूँ। मैं पिछले हफ्ते से ये जो इंडिया टुमारो किताब पढ़ रहा हूँ। हर दिन मैं 30-40 पन्ने खत्म करता हूँ। आप तो पूरी किताबें खत्म कर देते हो एक दिन राजदीप में। जी, मैं सोशल मीडिया से दूर रहता हूँ। आई एम नॉट एक्टिव ऑन ट्विटर। अच्छा अच्छा, ये एक आप ये चौथी किताब सीक्रेट जो है। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा, और इस किताब के साथ म्यूजिकल रिकमेंडेशन है। शनिवार इतवार का दिन आ रहा है, इसमें से एक दिन चुन लीजिए, तसल्ली से आपके घर में जो सबसे आरामदेह कोना हो, वहां बैठिए, अधलेटे रहिए या लेटे रहिए, पंडित जसराज के गायन को की पूरी प्लेलिस्ट लगा लीजिए। अरे और वाह, उसके बाद एक किताब है, रसराज, पंडित जसराज, ये सुनीता बुद्धिराजा की किताब है, और ये भी वाणी प्रकाशन से आई है। और इसको आप तसल्ली से पढ़िए। पंडित जसराज का गायन, उनकी मेहनत, उनके किस्से, क्यों उन्हें संगीत मार्तंड कहा जाता है, क्यों उन्हें एक बड़ा व्यक्तित्व माना जाता था। और ये राजनीति ऐसे लोग हैं, मुझे नहीं पता आप शास्त्री कितना सुनते हैं, भीमसेन जोशी को आप सुने, कुमार गंधर्व को सुने, किशोरी अमोनकर को सुने, पंडित जसराज को सुने, आप बिल्कुल एक अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं। मतलब म्यूजिक का जो सूदिंग इफेक्ट होता है ना आपके ऊपर, खासतौर पे इस सर कोरोना काल में, व्हेन यू हैव लॉट्स ऑफ एंजाइटी एंड सर प्रेशर ऑन यू। मैं क्लासिकल म्यूजिक का कनोसियर नहीं हूं, लेकिन एक बात कहूंगा। जब मैं कॉलेज में था जेवियर्स में, 3 दिन की हम फेस्टिवल करते थे, इसी तरह की म्यूजिक फेस्टिवल, जिसमें जाकिर हुसैन से लेकर कई लोग आते थे। और जाकिर का जो छोटा भाई था, उस्ताद जाकिर हुसैन के जो छोटे भाई ने तौफीक, वो मेरे साथ कॉलेज में था। अरे क्या हो, तौफीक रात को 2 बजे मुंबई की उस आसमान के नीचे रात को तबला वादन कर रहा है। इट वॉज अलग सा मूड हो जाता है। वो क्लासिकल म्यूजिक का जो मूड है ना, कभी कभी ये सिंगर मुझे कहते हैं कि जब तक रात ना हो तब तक बात नहीं होती। दिन में उनको मत सुनिए, देर रात सुबह 5 बजे 6 बजे तक चलता था। वो एक अलग उसका एक अंदाज है। और आपकी बात बिल्कुल सही है कि संडे मॉर्निंग मुझे लगता है रसराज जसराज को सुनकर गणेश चतुर्थी का ये वीकेंड मेरा परफेक्ट हो जाएगा। और लता मंगेशकर की जो पुरानी गणेश पूजा की जो गाने हैं उनको भी सुनिए। गणेश पर जो भक्तिमय हो उन्होंने जाएगा माहौल। आज की नेता नगरी में इतना ही। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। हमारे सभी दर्शकों को गणेश चतुर्थी की, गणेश उत्सव की खूब सारी शुभकामनाएं। राजदीप जी ने तो सिर्फ मराठी में शुभकामनाएं दी, मैं आपको हिंदी में शुभकामना दे रहा हूं, क्योंकि महाराष्ट्र के बाहर भी गणपति की, विनायक की, विघ्नहर्ता की पूजा अर्चना होती है। सर शुरुआत कुछ चीजें महाराष्ट्र से शुरुआत जो तिलक ने की, जिस तरह से सार्वजनिक गणेश उत्सव जिसे कहते हैं, ये बहुत ही इस साल स्तुत्य प्रयास था। और आपने देखिए जिक्र इस किया, साल कोविड है तो संभाल के बिल्कुल सुरक्षा का अपने ध्यान रखें, क्योंकि गणपति भी यही चाहेंगे कि उनके भक्त सुरक्षित रहें। और एक जो बात है कि हम लोग अक्सर बात करते हैं नेता नगरी है, नेताओं की बात करते हैं। नेता कौन बड़ा है? नेता वो बड़ा है जो कितनी ही पीढ़ियों की सोच को सकारात्मक दिशा के तौर पर ले जाए, प्रभावित करे। आप देखिए लोकमान्य गंगाधर तिलक,
सामूहिकता की भावना के लिए उन्होंने एक धार्मिक उत्सव को एक नेशनलिस्ट मूवमेंट के साथ कैसे जोड़ा। बिल्कुल गणेश उत्सव इसका एक अनुपम उदाहरण है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वक्त में भी ऐसे नेता हों जो नैतिक बल में इतने ऊपर हों कि जनता उनकी बात माने, और उस नैतिक बल, उस डिक्टेट, उस बात के पीछे की नीयत भी इतनी ही दुरुस्त हो कि समाज का एकीकरण हो। मैं चुनाव के दौरान महाराष्ट्र के पुणे गया था, वहां पे एक रेस्टोरेंट था और वहां पे गणपति की एक मूर्ति है जिसमें वो त्रिशूल लिए हैं और मूर्ति के नीचे अंग्रेज हैं। लेकिन तो वो आजादी के दौर की प्रेरणा से बनी मूर्ति है। पर आखिर में अगर आप वाकई गणेश मूर्ति देखना चाहे ना, मेरे साथ चलिए, कोंकण में पेण करके जगह है, PEN, पेण में असली गणेश की मूर्तियां बनती है। ओहो, और इस साल क्या हुआ, क्योंकि कोविड है, क्योंकि डिमांड थोड़ी कम है, उनको भी नुकसान हो रहा है। लेकिन एक बार आप जरूर जाइए, मैं दर्शकों को भी कहूंगा आप जरूर पेण जाइए, बहुत खूबसूरत जगह है। और अगली दफा जब हम मुंबई से सावंतवाड़ी और फिर गोवा की तरफ कूच करेंगे तो रास्ते में एक विश्राम यहाँ रास्ते पर आता है ये। मुंबई से जाइए वाया रत्नागिरी, पेण, पनवेल, पेण की तरफ, रत्नागिरी, सावंतवाड़ी। नहीं, थोड़ा सा डिटूर भी किया जा सकता है राजदीप जी। करिए, हम आज साथ चलेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आज की नेता नगरी में इतना ही। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, सवाल जरूर पूछें। शुक्रिया।